बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है हिसारे मोहब्बत और इसकी राइटर हैं सुमेरा शरीफ तूर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल दूसरे नावल्स की तरह पसंद आएगा। नावल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। गाड़ी को एक झटका लगा था। वो एकदम हड़बड़ा कर सीधी हुई। शाम के गहरे साए पहाड़ियों की चोटी से झांक रहे थे। आंखें मलते उसने सामने देखा। बावर्दी ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, जबकि उसके साथ बैठा मूसा मुनीर धीमे सुरों में गाड़ी के सन्नाटे में गूंजती आवाज़ का साथ दे रहा था। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। मुंतहा नूर को अपने असाब झुंझुनाते हुए महसूस हुए। ये अंदाज, ये गज़ल, ये अल्फाज, ये दिलफरेब पुरसोज आवाज़ उसके अंदर गहरी चोट लगाने को काफ़ी थी। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ के मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। उसके हिसाब पर सबसे भारी मूसा की आवाज़ थी, जैसे मजाक उड़ाती हुई, तस्दीक करती हुई हो। ऐसा भी क्या ख़ास है इस गज़ल में, आम सी तो है। उसके दिमाग के गोशे में झुंझुनाती आवाज़ गूंजी थी। मूसा मुनीर, तुम जैसे इंसान जो औरों को जूतों की नोक पर रखे, वो क्या जाने कि शायरी और एहसासात क्या हैं। ये आम सी गज़ल या ख़ास, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, जाओ अपना काम करो। मुंतहा नूर को अपना ही तंज़िया लहजा सुनाई दिया तो उसने होंठ चबा लिए। इतने बड़े दावे मत करो मुंतहा नूर कि खुद ही मुंह के बल गिर पड़ो। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता मूसा मुनीर साफ उसकी तस्दीक कर गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़े शख्स का मुंह नोच दे। अपनी आंखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आंसू मैंने, मेरी आंखों को भी बरसात का मौका दे दे। ख्यालात की तकलीफ दे लहर उसे मुकम्मल तौर पर भिगो गई थी। न जाने क्या कुछ याद आया था, आंखें भीगती चली गईं। और तुम खुद को समझते क्या हो, ताकत के जोर पर औरत को ज़ेर करने वाले, एक सतही जज्बात के मारे इंसान के अलावा और हो क्या तुम, एक शक्की और मुंतकमुल मिजाज इंसान। नफरत ही नफरत थी उसके लहजे में। रात के वक्त जब सब अपने अपने कमरों में महवे ख्वाब थे तो दोनों अपने कमरे में जंगो जदल की हालत में थे। बकवास बंद करो। चीखता चिंघाड़ता लहजा उसे एक पल को खामोश करवा गया था। रात की तारीकी में ये लहजा उसे सहमा गया। मैं थूकता भी नहीं हूँ तुम पर, मगर तुमने दूसरों के साथ मिलकर मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने का जो खेल खेला है, उसकी सज़ा बहुत तकलीफदेह है। सारी उम्र तुम्हें अपनी इस गलती का खमियाजा भुगतना होगा। मुझसे शादी की सज़ा तुम्हें भुगतना होगी। उसके बाजू को अपनी वहशी गिरफ्त में जकड़े उसने एक पल में अपना असल रूप दिखाया था। गुजरी रातों की तकलीफ दे बातों और वहशत भरी सास्तों को याद करके मुंतहा नूर की आंखों में नमी आती चली गई। गाड़ी में गूंजती आवाज़ उसके असाब पर बड़ी भारी थी। लबों को कुचलते वो बाहर रुख फेर गई। खिड़कियों से बाहर सरमई पहाड़ियाँ शाम में और भी पुरअसरार दिखाई दे रही थीं। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए होंठों की शिकायत सुन ले, आज इस हारे ख्यालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। भीगती पलकों के लिए बड़े जब से अंदर की तुगयानी को अपने अंदर ही हमेशा की तरह उतारने की कोशिश में वो पूरी तरह टूट फूट का शिकार हो गई थी। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ 2-4 सवालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। ये शख्स उसकी सबसे बड़ी आजमाइश था, जिससे उसने बुला की नफरत की थी। सारी उम्र तो इनकार करते गुजारी थी, मगर आज उसके साथ इतना तवील सफ़र करने पर मजबूर थी। अपनी बेबसी पर वो खुद ही मुतासिफ थी। वो कभी इस शख्स के सामने मजबूर ना हुई थी। इनका जवाब हमेशा पत्थर से दिया था, आंखों में आंखें डालकर लड़कारा था। अपनी ज़ात के मुकम्मल मान और गुरूर समेत उसे बारहा धुतकारा था। मगर अब गज़ल दोबारा रिवाइंड की जा रही थी। जब्त की कोशिश में वो चटक कर रह गई। सब्र की इंतहा थी या चोट दिल पर लगी थी, इन अल्फाज ने उसे बिखेर कर रख दिया था। ड्राइवर, ये टेप बंद करो। चटकता हुआ असाब शिकन लहजा नहायत गुसीला था। ड्राइवर और मूसा ने फ़ौरन पलट कर देखा। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बंद करो इसको। मूसा ने बगौर जायज़ा लिया। भीगी पलकों की नमी साफ दिखाई दी। नाराज से लहजे पर कुछ कहने को लब वा किए, मगर फिर लब भेज लिए और हाथ भराकर कैसेट प्लेयर ऑफ कर दिया। रहने देती बीबी जी, सफ़र अच्छा गुजर जाता। वो सर झटक गई। उसने बैक मिरर से खुद पे मरकूज मूसा की मुसलसल निगाहों को महसूस करके सीट की पुश्तगाह से सर टिकाकर आंखों पर बाजू रख लिया था। गाड़ी में खामोशी छा गई थी। ऐसी ही खामोशी उसके अंदर भी थी, जो उसे हर रोज़ तोड़ती थी और वो रोज़ अजियत की भट्टी में सुलगती थी। बाकी का रास्ता बहुत खामोशी से कटा था। सारे सफ़र के दौरान मूसा और ड्राइवर गुफ्तगू करते रहे थे। सफ़र के दौरान उन्होंने कई बार स्टॉप किया, मगर मुंतहा हर बार गाड़ी में ही बैठी रही। अल्लाह अल्लाह करके सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। खूबसूरत बंगले के सामने बावर्दी ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो वो सीधी हो गई। रात की तारीकी में सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन थी। आए बेगम साहिबा, घर आ गया है। मूसा गाड़ी से निकलकर सामान निकाल रहा था। उसने पलटकर उससे मुखातिब होने की ज़रूरत महसूस न की। मुंतहा अपनी इस हद तक पर शशतर रह गई।
ड्राइवर का दरवाज़ा खोलने पर नाचार बाहर निकल आई। न जाने भी इस अजनबी शहर में अपनों से इस कदर दूरी ज़िंदगी कैसे गुजरने वाली थी। मूसा अंदर चला गया तो वो भी कुलसते हुए उसके पीछे चल दी। घर अंदर से खासा कुशादा और हवादार था। सजावट तो नहीं थी मगर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। वो बड़े हाथ से हॉल में खड़े खड़े इतराफ़ का जायज़ा ले रही थी। मोहम्मद खान, अब तुम इधर ही रहना, खाने वगैरह का एहतमाम करवा देना, मुझे कर्नल साहब के पास फौरी पहुंचना है, बहुत कम वक्त रह गया है, शायद सुबह तक वापसी हो, घर का ख्याल रखना। वो भी जायज़ा ही ले रही थी जब अचानक एक कमरे से यूनिफॉर्म बदल कर निकलते मूसा को देखकर ठटकी थी और फिर उसे कतर नज़रअंदाज करते वो राहदारी की तरफ बढ़ गया था। यस सर। मुंतहा 2 कदम दरवाजे की तरफ बढ़ आई थी। मूसा ड्राइवर से मुखातिब था। मैंने कॉल कर दी है, सुबह तक कर्नल साहब एक और मुलाजिम भेज देंगे, घर का ख्याल रखना, और हाँ, बीबी से पूछ लेना किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। मुंतहा का जी चाहा कि वो चीख चीख कर रोए। इतने बड़े घर में तनहा होने के एहसास से ही दिल घबरा उठा। क्या इस शख्स ने उसे सज़ा देने का ये नया तरीका ईजाद किया था? अनजान जगह, अजनबी शहर, ना आशना दरो दीवार, अपनों से दूरी। मुंतहा के अंदर वहशत ने सर उभारा। मूसा मुलाजिम को मजीद हदायत दे रहा था, फिर वो लंबे लंबे ढक बढ़ता वहाँ से निकल गया। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ पर मुंतहा को एहसास हुआ कि उसका चेहरा भीग रहा है। या अल्लाह, उसके दिल से एक हूक सी उठी। मूसा का ये अजनबी अंदाज, कतई रवैया और यूं बुरी तरह नज़रअंदाज करना उसकी रूह में एक गहरे शगाफ डाल गया था। वो बेदम सी होगी। इस शख्स से भलाई की तवक्का अबस थी। इस मुंतकिल मजाज शख्स की जानिब से वो तो कभी भी गलत फहमी से दो चार नहीं रही थी, मगर इस दफ़ा उसके रवैये ने उसे गोया आतिश फशा बना दिया था। जी चाहा वो कुछ भी सोचे समझे बगैर आपा की तमाम हदायत और यकीन दहानियों को फरामोश किए यहाँ से चली जाए, मगर वो बेबस थी। अपनों के चेहरे आंखों में समाए तो निढाल सी तन तनहा इतने बड़े घर के दरो दीवार को बेबसी से देखती हॉल कमरे के बड़े सोफे पर आकर गिर गई थी। ये उसकी सजा थी, मगर इंतहाई अजियतनाक और तकलीफ दे। वो फूट फूट कर रो दी। अगले दिन शाम के करीब मूसा मुनीर की वापसी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद खान ने फ़ौरन सलाम किया। वालेकुम सलाम। बटलर आ गया था? जवाब देकर मोहम्मद खान से पूछा था। यस सर, सुबह सुबह पहुंच गया था। वो सारी हिलाते अंदर आ गया। घर में बला की खामोशी थी। कैब उतार कर सोफे पर डालते उसने मोहम्मद खान को देखा। बीबी कहाँ है? मोहम्मद खान बहुत पुराना साथी था। रेजिमेंट और मुख्तलिफ इलाकों की पोस्टिंग के साथ अक्सर मुलाकात रहती थी। आजकल वो उसके ड्राइवर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, मगर किसी गमगुसार दोस्त से कम न था। बेगम साहबा तो रात ही से कमरे में बंद हैं। मैंने कई बार दरवाजे पर दस्तक दी, मगर उन्होंने खोला ही नहीं। क्या मतलब? मूसा ठटका था। वो रात से कमरे में बंद है? हैरान होकर दरियाफ्त किया तो उसने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारा मतलब है रात का खाना, नाश्ता, लंच, डिनर कुछ भी नहीं? तशवीश से पूछा तो इसने सर इस बात में हिला दिया। ओह मेरे खुदा, तशवीश से बुरा हाल हुआ। मूसा, ख्याल रखना, ये हमारी बहुत प्यारी चहेती लाडली बहन है, कभी तनहा नहीं रही। इतनी दूर भी सिर्फ तुम्हारे भरोसे पे भेज रहे हैं। 2 दिन से रो रो कर इसने तबीयत ख़राब की हुई है। ये ना हो कि वहाँ जाते ही तुम अपने कामों में उलझ कर इसे भूल जाओ। ख्याल रखना। जहाँ ज़ेब की आवाज़ उसे अपने कानों के करीब सुनाई दी। मूसा, ख्याल रखना। ज़िद्दी है मगर दिल की बहुत अच्छी है। 2 दिन से ना कुछ खा रही है न पी रही है, और ऊपर से बुखार भी चढ़ा लिया है। रास्ते में प्यार से कुछ खिलाने की कोशिश करना। बाजी ज़ाहरा की हिदायत ने उसे मज़ीद मतवहश कर दिया, और फिर उसकी गुजरी रात की अपनी सारी वहशतनाकी याद आ गई। गम और गुस्से की कैफियत में कैसे उसने उसे बेबस कर दिया था। ज़हनी तौर पर तो वो खुद भी खासा डिस्टर्ब था। ऊपर से मुंतहा की मुँहज़ोरी ने उसे मज़ीद भड़का दिया, और तमाम सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज हो गई थी। कैसे वो उसकी वहशत की भेंट चढ़ी थी। और सितम ये था कि मूसा को अपने सलूक पर ज़रा सी भी नदामत महसूस न हुई थी। सुबह एक दफ़ा टकराव पर मुंतहा का बाजू छूने पर उसके वजूद की हिद्दत का एहसास हुआ था, मगर वो अपने ही नुकसान का मातम कर रहा था, ज़रा भी तो तवज्जो न दी थी। और अब यहाँ आने के बाद भी वो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर गया था। सियालकोट से एबटाबाद तक की फ़्लाइट और फिर बाई रोड तवील रास्ता। मूसा ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, मगर जवाब नदारद था। मुंतहा की जज्बाती कैफियत से अगर वाकिफ़ न होता तो उसे उसके हाल पर छोड़कर अपने नुकसान पर मातम करते एक तरफ हो जाता, मगर अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, गुस्से के साथ साथ तशवीश भी बढ़ती जा रही थी। मोहम्मद खान, ताले की एक और चाबी होगी? मुंतहा की तरफ से नाउम्मीद होकर मोहम्मद खान को देखा। मुलाजिम के सामने अजीब शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जी चाह रहा था लम्हों में मुंतहा नूर के हवास ठिकाने लगा दे, मगर जी सर, तो जल्दी लेकर आओ। अगले ही लम्हे वो चाबियों का गुच्छा लिए चला आया। मूसा ने ताला खोलकर दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल हुआ तो पहली निगाह ही बिस्तर पर मुंह के बल दराज वजूद पर पड़ी। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके वो आगे बढ़ा था। अंदाज ऐसा था कि बस लम्हों में झंझोड़ कर रख देगा। मुंतहा गुस्से से पुकारते बाजू पकड़कर इरादा झंझोड़ देने का था, मगर मूसा मुनीर को शदीद झटका लगा। मुंतहा का सारा वजूद गोया आग में दहक रहा था। होशो हवास से बेगाना न जाने कब की ऐसे पड़ी हुई थी। मुंतहा, इंतहाई ज़ब्त का मुजाहरा करते उसने उसको सीधा किया था। उसके रुखसार को सहलाया भी तो कोई हरकत नहीं हुई। मुंतहा का मोबाइल उसके करीब ही पड़ा हुआ था।
जहाँ सुबह से लेकर अब तक सियालकोट से कई कॉल्स और मैसेजेस आ चुके थे। सुर्ख सफ़ेद इम्तिजाज के लिबास में वो और भी दहक रही थी। उसे सीधा करके अलमारी से कंबल निकाल कर उस पर डालते उसने मोहम्मद ख़ान को आवाज़ दी। मोहम्मद ख़ान, यस सर। हमारे बंगले के साथ जो डॉक्टर जमशेद का बंगला है उनको बुला लाओ। बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं। खैरियत सर, ज़्यादा ख़राब है का? हूँ। और सुनो, बटलर को कहो ठंडा पानी और कोई पट्टी भेज दे, बुखार बहुत तेज़ है। फिर डॉक्टर के आने तक वो पट्टियाँ करता रहा था। डॉक्टर जमशेद ने आकर चेकअप के बाद मेडिसिन दी और इंजेक्शन लगा दिया था। साथ में मुसलसल पट्टियाँ करते रहने की भी हिदायत दी। रात 10 बजे के करीब मुंतहा के बुखार का जोर टूटा था। कुछ देर बाद एक कराह के साथ उसने आंख खोली। सारा जिस्म फोड़े की मानी दुख रहा था। अम्मा, उसके लबों से निकलता नाम उसे शर्मिंदगी से दो चार कर गया। कुछ भी था, ज़ाती इख्तलाफात एक तरफ, मुंतहा के वालिदैन उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे। कितने भरोसे और एतमाद के साथ अपनी चहेती के इनकार के बावजूद सबके इसरार पर उसके साथ रुखसत किया था। उसे अच्छी तरह इल्म था कि उसकी तबीयत ख़राब है। कल रात भी महज जिद में उसे अजनबी जगह छोड़कर बगैर उसकी परवाह किए उसने अपनी मसरूफियात निभाई थी। और अब मुंतहा वो नीम गनूदगी में थी। उस पुकार पर ज़रा की ज़रा बल्कि वाह की थी। कुछ देर में उसकी गनूदगी में फ़र्क आया था। बुखार ने गोया सारी सुध-बुध बुला दी थी। अपनी बीमारी, अंदरूनी तोड़ फोड़ और ज़हनी खलफशार से उसके आंसू बहते रहे। वो उसकी ज़रा सी निगाह बर्दाश्त न करने वाली इस वक्त उसके मुकम्मल तौर पर रहम करम पर थी। वो खाली पेट थी और नहायत कमज़ोर थी। मूसा ने बहला फुसला कर दूध का एक गिलास पिलाया था, साथ में मेडिसिन दी थी। मूसा दोबारा उसे गनूदगी में जाते देखकर कंबल उस पर डालते मुतमिन होकर वाशरूम में घुस गया। मोबाइल फ़ोन की तेज़ आवाज़ ने मुंतहा को हड़बड़ा कर आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि उसका जहन सूरत हाल का इदराक हासिल करता, मूसा उजलत में अंदर आया। मुंतहा के सराहने रखा मोबाइल फ़ोन उठाकर फ़ौरन यस किया। अस्सलामुअलैकुम ज़ोहरा बाजी। मुंतहा मुकम्मल हवासों में थी। कंबल हटाकर देखा, मूसा की उसकी जानिब पूछ थी। जी बिल्कुल ठीक हूँ। जी एकदम मसरूफ़ हो गया था, बस ख्याल नहीं रहा। जी कर्नल साहब ने रास्ते में ही कॉल कर लिया था, अब क्या करता? बहुत अच्छा, जब आपको सारी रिपोर्ट मिल चुकी है तो फिर अब इस बात पर इसका फ़ायदा? तलखी से झुंझलाकर कहा गया था। मुंतहा ने खामोशी से आंखें बंद कर ली। रात आपा से बात हुई थी, सबने अकेले होने का बता दिया था। उफ, अब क्या कह सकता हूँ, मेरी ड्यूटी ही ऐसी है। फिर आपको ही शौक था उसे मेरे साथ भेजने का, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मज़ीद तलखी से कहा गया था। आपा प्लीज़, मैं पहले ही मुंतहा नामा सुन सुन कर बेजार हो चुका हूँ। मेरी अपनी भी एक ज़िंदगी है। अगर उसके माँ बाप को इतना ही एहसास है तो अपनी लाडली को पास रख दे। क्यों अम्मा अब्बा के दबाव में साथ रवाना किया है? इतना अजनबी और तल्ख रवैया। मुंतहा का दिल भर आया। आपा कोई नसीहत नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती से ही सही, लेट कर तो आ गया हूँ, अब तो सुख का सांस लेने दें। मुंतहा ने लब दांतों तले दबा लिए। मुंतहा ठीक है, वो कुछ नहीं होने वाला, उससे बाद में बात कर लीजिएगा। बात ले रही है वो, तभी तो उसका सेल मेरे पास है। मुंतहा हैरान हुई उसके झूठ पर। आप बिला वजह तहकीकात मत करती रहा करें। ओफ, कहा ना, वो बाथरूम में है। आपा प्लीज़, वो आपकी अगर नंद है तो मैं भी आपका भाई हूँ सगा। इतनी बेतबारी किस बुनियाद पर है? आखिर में वो ही जिद हो गया था। आपा, वो अब मेरी बीवी है, याद रखिएगा। कहते हुए वो पलटा था। मुंतहा को जागते देखकर झटका, फिर सर झटका। अच्छा आपा, फिर बात होगी, मैं खुद ही कॉल कर लूँगा, बेफिक्र रहें। क्यों नहीं? उफ, अच्छा, सीज़ फायर, लड़ाई का कतई मूड नहीं, फिर बात होगी। आपको तो मुझसे गिले ही रहते हैं, कभी मेरा भी हाल दरियाफ्त कर लिया करें, मैं भी इतना ही मजलूम हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुंतहा उसे यकसर नज़रअंदाज किए कंबल हटाकर बिस्तर से निकली। कहने को तो वो अभी एक पल में महाज खोल लेती, मगर फ़ायदा, उस इंसान में इंसानियत ही नहीं थी। वो उसके सब सलूक देख और बरत चुकी थी। खड़े होकर इरादा बाथरूम में जाने का था, मगर दूसरे कदम पर ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 3 दिन से खाली पेट थी, बीमारी, भूख, कमज़ोरी, ये हाल तो होना ही था। मुंतहा ने गिरने से बचने के लिए अतराफ में हाथ बढ़ाया, मगर सहारे के लिए कुछ होता तो हाथ आता। मूसा जो देख रहा था उसने फ़ौरन आगे बढ़कर थाम लिया। क्या हुआ? वो मूसा के बाजू को जकड़े कंधे पर सर रखे खुद को संभाल रही थी। इस आवाज़ पर चौंक कर संभली। सर उठाकर खाली नज़रों से उसे देखा। वो खासी तशवीश से देख रहा था। मुंतहा को कुछ पल में बेपनाह कुर्बत का एहसास हुआ तो पीछे हटी। शर्मिंदगी, खजालत, गम, गुस्से समेत न जाने किस किस एहसास ने आकर उसके कल्बो ज़हन को झंझोड़ दिया था। छोड़ो मुझे, चटकती नागवार आवाज़ थी। मूसा इस कदर इज़्ज़त अफसाई पर शर्मसार रह गया। शट अप, गुस्से से पीछे धकेलते वो भी गड़ाया। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें छूने का। बराता हुईन अमेज़ अंदाज था। मुंतहा तो अना पर मिटने वाली थी। हालत इस कदर ख़राब ना होती तो वो कहाँ इस शख्स को बर्दाश्त करती, कहाँ उसका एहसान लेती। उसके हाथों को झटकते वो नफरत से पीछे हटी थी। हाँ, जानती हूँ कितना इख्तियार है तुम्हें खुद अपने आप पर, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा तुम्हें। ऐसी चोट थी कि मूसा एकदम सुलग उठा। तुम हद से गुजर रही हो मुंतहा, बेपनाह इश्तियाल अंगेज़ी से बावर करवाया गया। मुझे हद की बात ना सुनाओ। अगर हद की बात होती तो मैं इस वक्त इस अजनबी जगह बैठी रो रही ना होती। मेरे इर्द गिर्द मेरे अपनों का हजूम होता। तुम्हें क्या पता मूसा,
موسا منیر حد سے گزرنا کسے کہتے ہیں؟ وہ اس سے زیادہ غصے سے بھڑکی تھی۔ نکاحت کی وجہ سے آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر وہ اس کے سامنے اب خود کو مزید عرضہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں اپنوں کی محبتوں کی وجہ سے مجبور ہوں جو ادھر آ گئی ہوں، ورنہ تمہارے ساتھ ساری عمر رونے سے بہتر ہے میں کچھ کھا کر مر جاؤں۔ نفرت ہی نفرت تھی۔ موسا منیر لب بھنچے اسے دیکھتا رہا۔ نکاحت سے ہامتی کامتی آواز میں وہ اسے سنا رہی تھی۔ اس نے اسے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر لب بھینچ کر اس پر ایک تیز غصیلی نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا اور منتہا بے دم سی دوبارہ بستر پر گر گئی۔ 2-3 دن میں اس کی طبیعت بھی بحال ہو گئی تو اپنی تنہائی سے گھبرا کر اس نے خود کو گھرداری میں مصروف کرنا چاہا۔ محمد خان اور بٹلر کی موجودگی میں اس کے لیے کرنے کو کچھ باقی نہیں رہتا تھا۔ کچن بٹلر کے ذمے اور باہر کی ذمہ داریاں محمد خان کے سپرد تھیں۔ اس گھر میں اتنا سامان تھا نہیں کہ وہ خود کو چیزوں کو درست کرنے یا سلیقے سے سجانے میں مصروف رکھتی۔ بیڈ روم میں بیڈ، الماری اور ہال کمرے میں صوفوں کے علاوہ باقی ضرورت کا ہلکا پھلکا فرنیچر تھا۔ ہاں، کچن میں ضرورت کا سامان تھا۔ ان سے بھی وہ کب تک دل بہلاتی؟ 2-3 دنوں میں ہی وہ اکتانے لگی۔ وہ بھرے پورے گھر سے آئی تھی۔ اماں کو نوکروں سے کام کروانا بہت برا لگتا تھا۔ میکے سسرال دونوں جگہوں میں ہی ملازم نہ تھے، سب کام خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے رہنے کی عادت نہیں تھی۔ موسیٰ کا وہی معمول تھا، صبح کا گیا رات گئے لوٹتا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے پہلو بچانے کی کوشش میں تھے۔ وہ کل 5 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ منتہا سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ بھانجے بھانجی اور بھتیجے بھتوجیوں کی ایک فوج تھی۔ منیر چاچا کا گھر گاؤں میں ان کے پڑوس میں تھا۔ منیر چاچا کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ باجی زہرا سب سے بڑی تھی، پھر نواز بھائی اور 2 بیٹوں کے بعد موسیٰ اور سب سے چھوٹی عیشا تھی۔ ابا اور چچا منیر کا بچپن سے بہت پیار تھا۔ چچا منیر ملازم آدمی تھے، جبکہ ابا کی اپنی زمینیں تھیں جو انہوں نے ٹھیکے پر دے رکھی تھی۔ اماں ابا بہت زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، مگر انہوں نے اپنا شوق اپنی اولاد کو پڑھا لکھا کر پورا کیا۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق ساری اولاد کو ہی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا تھا۔ بڑے بھائی کی شادی منیر چچا کی زہرا باجی سے ہونے سے بڑوں کا محبت بھرا یہ تعلق رشتہ داری میں بدل گیا۔ زہرا بھابھی بہت اچھی اور سلیقہ مند واقع ہوئی تھی۔ اس گھر کو انہوں نے جس احسن ذمہ داری اور سلیقہ مندی سے سنبھالا تھا، سب ان کے گرویدہ ہو گئے۔ زہرا بھابھی کی تو وہ کچھ زیادہ ہی چہیتی تھی۔ مزید ان کے بچوں نے کسر پوری کر دی۔ جہاں زیب بھائی عیشا کو پسند کرتے تھے، اماں ابا نے بھی ان کی خواہش پر عیشا کا رشتہ منیر چچا سے مانگا تو انہوں نے جواباً اپنے کیپٹن بیٹے موسیٰ منیر کے لیے منتہا نور کا رشتہ مانگ لیا۔ اماں ابا کو بظاہر تو کوئی انکار نہیں تھا، مگر سوچ کر جواب دینے کو کہا۔ منتہا کو پتہ چلا تو اس نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ موسیٰ سے شادی سے بہتر ہے میں زہر کھا لوں۔ وہ ایسے ہی منہ پھٹتی۔ زہرا بھابھی کو بڑا برا لگا۔ کیوں، کیا خرابی ہے موسیٰ میں؟ یہ پوچھیے کیا خوبی ہے آپ کے بھائی میں؟ مجھے تو وہ منیر چچا کا بیٹا لگتا ہی نہیں۔ سارا بچپن تو اس نے میرے ساتھ دشمنیاں پالتے گزارا ہے۔ دنیا میں اور لڑکے ختم ہو گئے ہیں کیا؟ اس نے خاصے تیکھے پن سے کہا تھا۔ بھابھی ہنس دی۔ اب ایسا بھی نہیں، لاکھوں میں ایک ہے میرا بھائی، کیپٹن ہے، ترقی کے مواقع ہیں، جو بھی لڑکی آئے گی عیش کرے گی۔ انہوں نے بڑی محبت سے کہا تھا۔ وہ جل بھن گئی۔ ہاں تو کروائیں عیش، مجھے تو بخشیں، میں نے اول تو ابھی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوا بھی تو کم از کم وہ موسیٰ منیر نہیں ہوگا۔ صاف جواب تھا۔ کیوں بھابھی پلیز، آپ میرے اور موسیٰ کے تعلق کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ ساری زندگی ہماری ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما رہتے گزری ہے۔ میں زمین ہوں، وہ آسمان۔ ہمارے خیالات، احساسات، ہر چیز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں تو اس کے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہوں۔ ہم ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کر سکون سے 1 منٹ نہیں گزار سکتے۔ آپ لوگ ساری زندگی کی بات کرتے ہیں، ہرگز نہیں، ناممکن۔ مگر منتہا، یہ ہم سب کی خواہش ہے، مگر میری نہیں، اور مجھے یقین ہے موسیٰ منیر بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ زہرا بھابھی خاموش ہو گئی تھی۔ بظاہر یہ رشتے والی بات دب گئی تھی۔ عیشا اور جہاں زیب کی منگنی کے بعد تو وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ اماں ابا نے اس کے موقف کو سمجھ لیا ہے۔ گاؤں میں رہائش ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں ہر چیز موجود تھی، دنیا کی ہر سہولت تھی۔ مشترکہ خاندانی سسٹم تھا، سارے بھائی اور ان کی اولادیں اکٹھی تھی۔ باجی اپنے اپنے گھروں میں، اب صرف وہ اور جہاں زیب بھی بیاہنے والے رہ گئے تھے۔ وہ اور عیشا ماسٹر کر رہی تھی، روز سیالکوٹ جاتی تھی۔ عیشا کی شادی اس کے ایگزامز کے بعد طے تھی، جبکہ منتہا کے انکار کے بعد اماں ابا نے دوبارہ اس کی شادی کا موضوع نہیں چھیڑا تھا۔ اس دن وہ تیار ہو کر عیشا کو لینے سامنے گھر آئی تو سامنے چچی تخت پر براجمان ملی۔ السلام علیکم چچی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، انہوں نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں چچی، دیر ہو رہی ہے، عیشا کدھر ہے؟ ابھی تک آواز نہیں دی، میں انتظار کرتے کرتے نکلی ہوں، وین آ گئی ہوگی۔ پتہ نہیں، تیار تو ہو گئی تھی، اندر کہیں ہوگی، تو خود دیکھ لے۔ منتہا نے خوف سے کلائی کی گھڑی دیکھتے فٹافٹ اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ عیشا؟ وہ سیدھی اس کے کمرے کی طرف آئی۔ عیشا، عیشا، اس نے جیسے ہی پردہ ہٹایا تھا، عیشا کی بجائے موسیٰ منیر کو سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ کب آئے؟ دل میں سوچا، پھر ارد گرد جھانکا۔ عیشا کہاں ہے؟ بغیر اس کو کوئی اہمیت دیے لٹھ مار انداز میں پوچھا۔ 2 مسلمان جب آپس میں ملے تو سلام کرنا فرض بنتا ہے۔ موسیٰ کا وہی انداز تھا۔ منتہا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جی ضرور، السلام علیکم عیشا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر سلام کہہ کر اس نے پھر آواز دی۔ وعلیکم السلام، وہ میرے کمرے میں ہے۔
اس کی طرف دیکھتے اس نے سکون سے جواب دیا تو وہ چونکی۔ کیوں؟ میرے کپڑے پریس کر رہی ہے؟ اب کہ اسے غصہ آیا۔ اوف، ہمیں دیر ہو رہی ہے، وین والا کب سے آیا کھڑا ہے، اس گھر میں کوئی اور نہیں رہتا، کسی سے بھی پریس کروا لیتے، صبح صبح لیٹ کروا کر رکھ دیا ہے۔ وہ کوف سے دوچار ہوتی، کچھ غصے سے کہتی پلٹی تھی۔ سنو، وہ پلٹی سر سے پھسلتا دوپٹہ دوبارہ سر پر جمایا، مگر موسیٰ کی نگاہیں دوپٹے سے جھانکتی اس کی دراز چوٹی کے بلوں پر اٹک گئیں۔ جی فرمائیے، اب کیا حکم ہے؟ خاصے تیکھے پن سے پوچھا گیا۔ نہیں رہنے دو، اس وقت تو تم لوگوں کو دیر ہو رہی ہوگی، پھر کبھی صحیح، میں عائشہ کو بلواتا ہوں۔ بڑی شرافت سے وہ کہہ کر اس کے سامنے سے نکل گیا اور منتہا حیرت زدہ رہ گئی، خود ہی روک کر اب بنا بات کیے چلا گیا تھا۔ دوسرا اتنا پرسکون انداز، وہ دونوں تو عام حالات میں بھی جنگ و جدل کی کیفیت میں رہتے تھے۔ منتہا کو اس کا انداز ہضم نہ ہوا۔ عائشہ کو آتے دیکھ کر اس نے سر جھٹکا۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ اتنی لیٹ ہو گئی ہیں ہم۔ اب وہ وین والا سو نخرے کرے گا اور تم کر کیا رہی تھی؟ اب کہ اس نے غصے سے اسے لتاڑا۔ آرام سے، سکون سے، ایک تو تم بنا رکے شروع ہو جاتی ہو۔ وہ اپنی کتابیں لے کر فوراً چادر اوڑھ کے اس کے ساتھ کمرے سے نکل آئی تھی۔ اچھا اماں، ہم جا رہی ہیں، ناشتہ تیار کر دیا ہے، موسیٰ بھائی کو کہیے گا کہ کر لے، اور نواز بھائی کو بھی، اماں سے کہہ کر وہ اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ وین والا کھڑا تھا، 100 باتیں سنی پڑی تھیں اس کی۔ منتہا نے بھی 10 سنا کر سیٹ سنبھالی تو عائشہ اس کے سوجے منہ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بات نہیں کرو مجھ سے، صرف تمہاری وجہ سے اس کالو کی 100 باتیں سننی پڑ گئی ہیں۔ صبح موسیٰ بھائی آئے تھے، انہیں فوراً گھنٹے بعد کہیں کام کے لیے جانا تھا، بس ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے اور کپڑے پریس کرنے میں دیر ہوگی۔ رات سے ساجدہ بھابی بھی میکے گئی ہوئی ہیں، تو تمہیں پتہ ہے موسیٰ بھائی کی پسند کا ناشتہ تیار کرنا اماں کے بس کا کام نہیں، اس نے کہا تو وہ سر جھٹک گئی۔ موسیٰ کے ذکر پر اس کا ہمیشہ یہی انداز رہا تھا، اس کی موسیٰ سے کوئی خاص دشمنی نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے شروع سے ہی اچھا نہیں لگتا تھا، شروع سے ہی اسے موسیٰ سے چڑ تھی، کبھی بنی ہی نہ تھی، اور جب سے رشتے کی بات چلی تھی تو وہ اس سے کچھ زیادہ ہی خاڑ کھانے لگی تھی۔ رات کھانے کے بعد عائشہ اور موسیٰ چلے آئے تو سب سے مل کر جہاں زیب اور موسیٰ کا چہل قدمی کا پروگرام بنا تھا۔ جہاں زیب نے ساتھ چلتے ہوئے انہیں بھی پیشکش کی تو وہ فوراً تیار ہوگی۔ اماں سے اجازت لے کر وہ بچوں کو ساتھ لیے ان کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ بچے ادھم مچا رہے تھے، وہ کھیتے کی طرف نکل آئے۔ چاندنی رات تھی، ہر سو روشنی بکھری پڑی تھی۔ وہ اور عائشہ دونوں ٹیوب ویل کے ساتھ کی دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گئی، جبکہ بچے کھیتوں میں آنکھ مچولی کھیلنے لگے۔ کتنی اچھی رات ہے، عائشہ نے چاند کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ ہنس دی۔ جہاں زیب بھائی کا ساتھ ہے تمہیں تو اچھی لگے گی نا، اس نے چھیڑا تو وہ جھیم گئی۔ کیوں نہیں، میں بھی کہوں، آج تمہارا دل باہر چہل قدمی کو کیسے مچل گیا، خوب موقع ڈھونڈا ہے تم نے، وہ کہاں باز آنے والی تھی۔ ہاں، بڑا اچھا موقع دے رہے ہو تم اور موسیٰ بھائی، تم نے تو مجھے اپنے پہلو میں بٹھا رکھا ہے، اور موسیٰ بھائی نے اسے، وہ بھی شرارت سے گویا تھی۔ ہائے، اتنا بڑا الزام، دفع ہو جاؤ، جا رہی ہوں میں، مرو تم، ایک تو تمہاری وجہ سے سارے کام چھوڑ کر آئی ہوں، اوپر سے یہ الزام، تمہارا بھائی ہے، جیسے مرضی اسے یہاں سے دفع کرو، میں آم کے باغ میں جا رہی ہوں، خبردار میرے پیچھے آئی تو۔ وہ فوراً برا مان کر وہاں سے اٹھی تھی۔ رکو تو منتہا رکو، وہ آوازیں دیتی رہ گئی، مگر اب وہ کہاں رکنے والی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ موسیٰ اور جہاں زیب قریبی تھے، اس کی آوازیں دینے پر فوراً چلے آئے۔ منتہا کے لیے آموں کے باغ میں چلی گئی ہے، ناراض ہو کر؟ کیوں؟ بس ہماری کسی بات پر بحث ہو گئی تھی، میں دیکھتا ہوں، جہاں زیب نے کہا تو وہ دونوں بہن بھائی بھی ساتھ ہو لیے۔ باغ میں آئے تو وہ بچوں سمیت باغ میں تھی۔ توبہ ہے، تم نے تو ڈرا کے رکھ دیا۔ عائشہ نے سکون کا سانس لیا۔ میرے سامنے ہی بچے ادھر گھسے تھے، سو میں بھی ادھر آ گئی، اس نے بے پرواہی سے سر جھٹکا۔ تمہیں تو موقع دیا تھا، اب کیوں ادھر آ گئی ہو؟ وہ جیسے ہی قریب آئی اس نے طنز کیا۔ میں باز آئی بابا ایسے موقعوں سے، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ موسیٰ اور جہاں زیب خاموشی سے ادھر ہی ٹہلنے لگے۔ کچھ دیر میں بچوں کو لے کر وہ لوگ واپس پلٹ آئے۔ آؤ، تمہیں بہت اچھی چائے پلواؤں گی، اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر عائشہ نے پیشکش کی تھی۔ میں اکیلی نہیں ہوں، اس نے جہاں زیب اور بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ بچوں کو گھر بھیجو اور آ جاؤ۔ موسیٰ اور جہاں زیب پیچھے آ رہے تھے، اس لیے بچوں کو اس نے گھر بھیجا تھا، تب تک وہ دونوں بھی دروازے تک پہنچ گئے۔ چلو بھائی، اب کیا ارادہ ہے؟ جہاں زیب نے منتہا کو دیکھا۔ میں چائے پلا رہی ہوں، آپ دونوں پی کر جائیے گا۔ عائشہ اس کا بازو پکڑ کر اندر لے گئی تو جہاں زیب بھی چلا آیا تھا۔ ساجدہ بھابی رہنے گئی ہیں کیا؟ وہ اس کے ساتھ ہی کچن میں چلی آئی۔ عائشہ نے چائے بناتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک بات پوچھوں؟ چائے بنا کر مگوں میں ڈالتے عائشہ نے پوچھا تو وہ چونکی۔ ہاں پوچھو۔ تم نے موسیٰ بھائی کے لیے انکار کیوں کیا؟ کئی دنوں بعد اس کے لبوں پر پھر وہی سوال تھا جو وہ بار بار پوچھ چکی تھی۔ میری مرضی، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری بھی مرضی، اس نے اس کے جواب پر ناراضگی سے جتایا اور اس کو مگ تھما کر باہر کی راہ لی۔ تم میرے کمرے میں چل کر بیٹھو، وہ جاتے جاتے ہدایت دے گئی تھی۔ وہ بڑے آرام سے اس کے بستر پر نیم دراز چائے کی چسکیاں لے رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ چونکی۔ اپنے کمرے میں آنے کے لیے تمہیں کب سے دستک کی عادت پڑ گئی ہے؟ بغیر نشست بدلے وہ بولی تھی، مگر عائشہ کی بجائے موسیٰ کی صورت دیکھ کر وہ ایک پل میں سیدھی ہوئی۔ سوالیہ نظروں سے موسیٰ کو دیکھا۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ پھر بھی کچھ بھی بولے بغیر دیکھے گئی۔ تم نے میرے لیے انکار کیوں کیا تھا؟ بغیر تمہید کے اس نے براہ راست سوال کیا۔ میری مرضی، میں وجہ پوچھ رہا ہوں منتہا، اس نے بڑی سنجیدگی سے ٹوکا تھا۔ بس تم مجھے پسند نہیں ہو،
मूसा के लिए उसका वही दो टोक साफ अंदाज था, बेलहाज सा, बेलचक सा। क्यों? बड़ा शदीद एहतजाज हुआ था। उसे शायद इतनी साफ कोई की उम्मीद ना थी। मेरी मर्जी मुंतहा। उसने कुछ तेज़ी से टोका तो वो उससे ज़्यादा तेज़ी से बोली, चिल्लाओ मत मूसा मुनीर। किसी को रद्द करने के लिए ज़रूरी नहीं है कोई ख़ास वजह हो, और मैं दिल में कीना रखने वाली लड़की नहीं हूँ। तुमसे मेरी ज़हनी मुताबिकत नहीं, हम दोनों की सोच में बला का तज़ाद है। हम दोनों आम हालात में मिल बैठ कर गुजारा करने वाले इंसान नहीं तो फिर सारी ज़िंदगी गुजारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं तुम्हें जीवन साथी की हैसियत से पसंद नहीं करती, बस। उसने बेपरवाही से कहते हुए कंधे उचकाए थे, बेसोचे और देखे बगैर कि उसके ज़रा से अल्फाज किसी के अंदर किसी किस्म के जज्बात पैदा कर सकते हैं। किसी की नज़र में अपना अपराध हो जाना। मूसा मुनीर ने बड़े ज़ब्त से उसे देखा था। समझता बज़ाहिर तुम्हारे इनकार से ये मौजू ख़त्म हो चुका है, मगर भरों के ज़हनों में क्या चल रहा है मैं बेखबर हूँ। हाँ, तुम्हें बस ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह तुमने अब इनकार किया है, आइंदा भी कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो इनकार कर देना। मैं खुद भी तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। उसने भी बड़े पुरसकून अंदाज में कंधे उचकाए थे और उसके अंदाज ने मुंतहा को बड़ी हिद्दत से दो चार किया। हाँ, तो हर दफ़ा मैं क्यों इनकार करूँ, तुम खुद कर लेना, उसने सुलग कर कहा था। और तुम जैसी लड़की से क्या मुराद है तुम्हारी? कैसी लड़की हूँ मैं? मूसा के अल्फाज से उसे बड़ी तौहीन महसूस हुई थी। हाँ, इनकार तो मैंने पहली बार भी किया था और आइंदा भी करूँगा। और तुम जैसी लड़की से मुराद वही मतलब है जैसा तुम्हारे जहन में मेरे बारे में तासुर है। हाँ, चंद अल्फाज का इजाफा ज़रूर करूँगा। मैं एक पुरसकून और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए शादी करना चाहूँगा, ना कि उम्र भर का नुकसान अपने मुकद्दर में लिखवा लूँ। और तुमसे शादी करने का मतलब है उम्र भर का खसारा, ज़हनी अज़ियत और खलफशार। बड़े सुकून से वो मुंतहा नूर की ज़ात के परखशे उड़ा गया था और वो शशदर रह गई। और तुम खुद क्या हो? अच्छी शक्ल सूरत का गुरूर ही कम नहीं होता। एक अच्छी जॉब पर फाइज हो तो हम भी किसी से कम नहीं। तुमसे शादी के ना मैंने ख्वाब देखे हैं और ना ही ऐसी नौबत आएगी। सारी उम्र मैंने रोना नहीं है। वो क्यों चुप रहती? इससे ज़्यादा तलखी से बोली थी, बकवास बंद करो। वो गुस्से से बोला, तुम भी बकवास बंद करो। उसने लब भींच कर उसे घूरा। वो भी बिना लिहाज किए उसे घूर रही थी। क्या हुआ? दोनों को इस कदर बुरे अंदाज में दू बदू तलख कलामी करते देखकर ईशा फ़ौरन अंदर आई थी। मुंतहा ने उसे घूरा। ईशा, अपने भाई को समझा लो, आइंदा मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं। इसकी राह अलग है और मेरी अलग। शादी से इनकार करना मेरा शरई हक था जो मैंने इस्तेमाल किया। ये ऊंचे होते पर फाइज है या शक्ल सूरत अच्छी है तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। जब जहन ही ना मिलते हो तो बड़ों की सोच कोई मायने नहीं रखती। दोनों तरफ बेहतरीन मुतबादिल मिल सकते हैं और मिल भी जाएंगे। मैंने इनकार कर दिया तो मेरा मकसद किसी की तौहीन करना नहीं था। अगर इसने तौहीन समझ कर मुझसे बात परस की है तो ये इसका ज़हनी खलल है। आइंदा ये मेरी राह में आने या बात करते हुए 100 बार सोच ले। गुस्से से मूसा को देखते ईशा से कहती वो बिस्तर से उतर आई। मूसा पर मुंतहा के अल्फाज ने किसी और ही अंदाज में असर किया था। माई फुट, यहाँ कौन मर रहा है तुम्हारे लिए? तो फिर इस सारे ड्रामे का मकसद? इंतहाई सुलग कर पूछा तो वो एकदम से गुस्से से बेकाबू हुआ था। तुम इंतहाई बदतमीज़ और बदतहजीब लड़की हो। मुंतहा जहर अंदाज में हंसती, शुक्रिया और कई शाद। वो गुस्से से घूरता पाँव पटकते वहाँ से चला गया तो उसने भी सर झटका। ईशा ने बड़ी बेचारगी से उसे देखा। मूसा भाई ने वैसे ही पूछ लिया होगा, तुमने खाम खा बुरा बना लिया। अब तुम मेरा दिमाग चाटने ना बैठ जाना और अपने भाई को अच्छी तरह समझा दो। आइंदा उसने मेरे साथ उल्टी सीधी बात की तो मैं सीधा चाचा जी के पास चली आऊँगी। डरती नहीं हूँ किसी से। गुस्से से उसे जवाब देकर वो जहाँ ज़ेब का भी इंतज़ार किए बगैर वहाँ से निकल आई थी। उसके बाद मूसा मुनीर का जब भी गाँव आना हुआ दोनों के दरमियान अजीब सी सर्द जंग छिड़ गई थी। दोनों में से कोई एक चलते फिरते कोई ना कोई ऐसी बात कर जाता कि दूसरा फरीक अपनी जगह सुलगता रह जाता। ईशा के साथ कॉलेज के मैदान में अपने ग्रुप समेत बैठी हुई थी। महजबीन अपनी बहन की मंगनी की तस्वीर लेकर आई थी। वो सब मिलकर हर तस्वीर पर तबसरे कर रही थी। वाह, ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी लड़की है। कौन है? सितारा एक तस्वीर को देखकर महजबीन से पूछ रही थी। लड़की वाकई बहुत प्यारी थी। मुंतहा ने भी सर उठाकर महजबीन को देखा। ये फ़ारूक भाई बहन का मंगेतर की बहन है, अपिया की नंद नताशा। सितारा ने तस्वीर पलटी थी। अगली तस्वीर देखकर जहाँ ईशा चौंकी वहीं वो भी हैरान हुई थी। ये लड़का कौन है? सितारा पूछ रही थी। दोनों ने फिर महजबीन को देखा। वैसे तो ये फ़ारूक भाई के दोस्त हैं, इनके साथ ही आर्मी में होते हैं। फ़ारूक भाई की मंगनी वाले दिन हर काम में पेश रहे थे। मुंतहा ने मूसा की तस्वीर पर एक दफ़ा फिर निगाह डाली और फिर बेपरवाही से अगली तस्वीर पलट दी, मगर अगली तस्वीर देखकर वो दोनों ठटकी थीं। ये लड़का लगता है कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे बहनोई की फैमिली के साथ इन्वॉल्व है। सितारा तस्वीर को देखकर तबसरा कर रही थी। मुंतहा के चेहरे पर न जाने क्यों एक इस्तेहज़ाइया से मुस्कुराहट आई थी। उसने मुस्कुराकर ईशा को देखा तो वो नज़रें चुरा गई। मुंतहा ने दोबारा तस्वीर को देखा। वो लड़की नताशा और मूसा साथ खड़े थे। बड़ा मुस्कुराता हुआ क्लोजअप था। वैसे मज़े की बात बताओ, नताशा बहुत पसंद करती है इसको। नताशा क्या? फ़ारूक भाई की पूरी फैमिली मूसा की दीवानी है। अंकल आंटी तो नताशा और उसके लड़के के बारे में खास से संजीदा है। यही हाल नताशा का भी है। और मूसा वो क्या चाहता है? महजबीन के इंकशाफ पर एकदम उसके लबों से फिसला था।
वो तो मुझे नहीं मालूम, मगर फारूक भाई की फैमिली की ख्वाहिश से बेखबर तो नहीं होगा मूसा। जिस तरह ये दोनों इकट्ठे तस्वीर में खड़े हैं, अंदाज़ा लगा लो। उसने मुस्कुराकर कंधे उचकाए तो ईशा ने कुछ कहने को लब खोले, मगर फिर लब खींच लिए। किसी को भी उसने नहीं बताया था कि यही मूसा उसका भाई है। आगे भी कई तस्वीर में मूसा इस लड़की के साथ था। मुंतहा के साथ ईशा को बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। वो तो पहले ही मूसा से बदजन थी, अब रही से ही कसर इन तस्वीरों ने पूरी कर दी थी। महजबीन, ये तस्वीर एक दिन के लिए मुझे दोगी? बहुत प्यारी तस्वीर है, मैं घर में दिखाऊंगी। ईशा के कहने पर मुंतहा ने ताज्जुब से उसे देखा। 2 दिन से मूसा आया हुआ था, ऐसे में इन तस्वीर के मांगने का नजारे क्या मतलब था? क्यों नहीं, ज़रूर ले जाओ। उसने फ़ौरन हामी भरी। शुक्रिया, वो मशकूर हुई थी। तुमने ये तस्वीरें क्यों ली हैं? वापसी में मुंतहा ने पूछा। मूसा भाई इधर ही हैं, उनसे पता करूंगी कि क्या चक्कर है। यहाँ हम लोग क्या कुछ सोचे बैठे हैं और इधर कोई और ही कहानी है। एक तस्वीर की बात होती तो मैं दरगुजर कर जाती, मगर यहाँ तो पूरा एल्बम है। छोड़ो यार, उसकी ज़िंदगी है, वो जैसे मर्जी गुजारे। फिर अपने लिए जीवन साथी के इंतखाब का हर इंसान को हक हासिल है। अगर उसने ऐसा कर लिया तो क्या मुज़ायका है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कितनी प्यारी और अमीर कबीर फैमिली से भाभी मिल रही है तुम्हें। ये तुम कह रही हो? हैरत है, तुम्हारी तो भाई से अजली दुश्मनी है। इतने नेक ख्यालात किस लिए? तन से पूछा तो वो हंसती। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं, और जो हक पर है उसका साथ देती हूँ। वो सर झटक गई। चंद लम्हे बाद फिर मुंतहा को देखा। मगर मुंतहा, हम लोग अब भी सिर्फ तुम्हें ही मूसा के लिए अपने घर लाना चाहते हैं। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारे इनकार से सबने वक्ती तौर पर खामोशी ज़रूर इख्तियार कर ली है, मगर हमारे बरों में ये तय हो चुका है कि तुम्हारी शादी मूसा से ही होगी। उसने मुंतहा के असाब पर धमाका किया। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, हकीकत है, भले सहराबाजी से पूछ लेना। मुंतहा लब भिंजे उसे देखेगी। अगर ये सच हुआ तो? उसके दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई थी। अचानक कुछ ख्याल आने पर उसने ईशा को देखा और फिर उसकी गोद में पड़े तस्वीर वाले एल्बम को। यह तस्वीर तुम मुझे दो, मैं महजबीन की बहन की तस्वीर घर वालों को दिखाऊंगी। ईशा ने ताज्जुब से उसे देखा तो मुंतहा ने उसकी गोद से एल्बम उठा लिया। मगर इनमें सिर्फ महजबीन की बहन की तस्वीर नहीं है, मूसा भाई और उस लड़की की भी हैं। उसने उलझ कर उसे देखा तो वो मुस्कुरा दी। तो क्या हुआ? अच्छा है ना, सब घर वाले मूसा और उसकी पसंद को देख लेंगे और मेरे लिए इनकार करना आसान हो जाएगा। हरगिज़ नहीं, वापस करो ये एल्बम, मैंने इस नीयत से महजबीन से नहीं लिया था। उसने फ़ौरन समझ कर गुस्से से उसे घूरा। हाथ से एल्बम लेना चाहा, मगर उसने हाथ पीछे हटा लिया। सॉरी डियर, अब ये तुम्हें तभी मिलेगा जब मूसा और उस लड़की की तस्वीर मेरे और तुम्हारे घर के सब लोग देख लें। उसने बड़े आराम से एल्बम बैग में डालकर बैग कंधे पर चढ़ा लिया और ईशा ने बड़ी बेबसी से उसे देखा था। नतीजा मुंतहा की सोच के मुताबिक था। ज़हरा भाभी तो तस्वीर देखकर गंग सी होगी। मूसा ऐसा कैसे कर सकता है? वो अच्छी तरह जानता था कि हर हाल में उसे तुमसे ही शादी करना होगी। मैं क्या कह सकती हूँ? ये तस्वीर आपके सामने है। मैंने मूसा से शादी नहीं करनी। क्यों? सबूत आपके पास है। मैं मूसा से बात करती हूँ। मजाक है कोई भला ये सब? और तुम तब तक खामोश रहोगी, किसी और से तस्वीर का फ़िलहाल जिक्र नहीं करूँगी। मैं मूसा से सब क्लियर करूँगी। हो सकता है जैसा इन तस्वीर में नज़र आ रहा है वैसा ना हो। वो पूरा उम्मीद थी। मुंतहा ने कंधे उचका दिए। वो तस्वीर लेकर फ़ौरन अपने घर पहुंची। मूसा अपने कमरे में था। कल उसने वापस चले जाना था। आपा को देखकर मुस्कुरा दिया। आइए आपा, बैठे। ये क्या है मूसा? कौन है ये लड़की? उन्होंने इंतहाई गुस्से से तस्वीरों वाला एल्बम उसके सामने पटक दिया। क्या हुआ? किस बात का गुस्सा है? एक नज़र एल्बम को और फिर बहन को देखकर पूछा तो उन्होंने गुस्से से एल्बम खोलकर तस्वीर उसके सामने कर दी। कौन है ये? मूसा तस्वीर देखकर दंग रह गया। फारूक की बहन नताशा। कब से है ये सिलसिला? कैसा सिलसिला आपा? क्या अचानक? क्या शादी नहीं करना चाहते तुम मुझसे? मूसा ने उलझ कर उन्हें देखा। अचानक ख्याल आया, ये एल्बम और मालूमात उन्हें कहाँ से मिली थी? पहले आप ये बताएं, ये एल्बम कहाँ से आया और मेरे बारे में ये मालूमात आपको किसने दी हैं? मुंतहा ने। मुंतहा की किसी दोस्त की बहन की मंगनी इस लड़के के भाई से हुई थी, वहीं उसने सब देखा और मालूमात मिली थी। शुक्र करो उसने भी भरों में से किसी से जिक्र नहीं किया, सीधा मुझे लाकर एल्बम दे दिया। गुस्से से कहते उन्होंने मूसा को देखा तो उसका जी चाहा 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर जाए और मुंतहा का सर फाड़ दे। फिर बड़े तहम्मुल से बहन को देखा। आपा, इतनी लंबी चौड़ी मैंने कोई प्लानिंग नहीं की हुई। ये फारूक की फैमिली है, अमीर कबीर लोग हैं। नताशा खुद ही बहुत बड़ी सुलझी हुई तलीम याफ्ता लड़की है, मुंतहा से लाख दर्जे बेहतर है। अगर मैं इसके बारे में सोचूं भी तो कोई हर्ज नहीं होगा। हरगिज़ नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम सब क्या चाहते हैं। मुंतहा से तुम्हारी शादी का सिलसिला महज लफाजी नहीं है, उन्होंने गुस्से से बावर करवाया था। आपा, मैं मुंतहा के सिलसिले में साफ और वाज़ेह इनकार कर चुका हूँ, ऐसा ही वो भी कर चुकी है, तो फिर नताशा के सिलसिले में सोचा जा सकता है। बड़े आराम से उसने बहन को समझाना चाहा। तुम्हारे और मुंतहा के इनकार को महज तुम दोनों की कमअक्ली समझते हुए भरों ने चुप साध ली थी, मगर दोनों घरों में तुम दोनों का रिश्ता तय है, इससे तुम बेखबर नहीं हो। हाँ, मुंतहा ज़रूर बेखबर थी और मेरा नहीं ख्याल अब इस मामले को मज़ीद लटकाया जाएगा। आपा, मुझे मुंतहा से शादी नहीं करनी। आप लोग एक बार नताशा और उसकी फैमिली से तो मिल ले, वो बहुत अच्छी और सुलझी हुई फैमिली है। उसने आपा के दो टोक अंदाज पर गुस्से से कहा तो वो कई लम्हे वो तक बगौर देखे गई। हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी से मिलने की, और बहुत अफसोस की बात है
मूसा, तुम्हारे सामने सारी बात थी। तुमने ज़रा भी ना बताया कि तुम किसी और लड़की की वजह से इनकार कर रहे हो। अगर तुम बता देते तो वो कम अज़ कम मैं अम्मा अब्बा को मुंतहा से मुतल्लिक कोई हतमी फ़ैसला करने से बाज रखती। अब कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने बहुत दुख से कहा तो वो फ़ौरन बोला, मैंने किसी वजह से पहले इनकार नहीं किया था। ठीक है, फ़ारूक की फैमिली से बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं, मगर पहले ऐसा नहीं सोचा था। अब अगर सोच रहा हूँ तो बात आप तक भी पहुँच गई है और मैं नहीं समझता कि ये इतनी बड़ी बात है जिसे मसला बनाया जाए। ज़िंदगी मुझे गुजारनी है तो अपनी ज़िंदगी के साथी का इंतखाब करने का भी हक़ मुझे हासिल है। क्या कमी है मुंतहा में? वो बहुत बदतमीज़, मुँह फट और ज़ुबान दराज लड़की है। खूबसूरती को मैंने कभी अहमियत नहीं दी, मगर मैं जिस तरह के लोगों और सोसाइटी में उठता बैठता हूँ, मैं नहीं समझता कि मुंतहा इस माहौल में एडजस्ट कर सकेगी। आपा ने बड़ी खफा नज़रों से उसे देखा था। इतना कुछ तुम सोच चुके हो और कहते हो कि तुमने कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं की। ठीक है, मैं अम्मा अब्बा तक तुम्हारे दिल की बात पहुंचा देती हूँ। आगे जो होगा तुम खुद देख लेना। वैसे मूसा, तुमने हमें बहुत मायूस किया है। मुंतहा कैसी लड़की है, काश तुम उसे समझ सकते। मुंतहा से मुतल्लिक कितनी मनफी सोच रखते हो तुम। हैरत है। वो उठ खड़ी हुई थी। मुंतहा के जिक्र पर मूसा की भवें तन गई। इसे सारे फसाद की जड़ ही मुंतहा नूर लग रही थी। अच्छी खासी पुरसुकून ज़िंदगी थी, मगर जब से घर वालों ने मुंतहा नाम का शोशा छोड़ा था, सारा सुकून आराम गारत हो गया था। अब न जाने कहाँ से वो ये एल्बम उठा लाई थी जो आपा उसकी क्लास लेने पहुंच गई। ये तो चाह रहा था अभी जाए और मुंतहा नूर को इस धांधली पर खूब सुनाए। उसे भला किसने हक दिया था वो किसी की ज़ातियात में दखल अंदाजी करे। उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया। आपा चली गई थी और अम्मा अब्बा के सामने जाकर उन्होंने न जाने किस अंदाज में नताशा और उसकी फैमिली का जिक्र किया कि उन्होंने फ़ौरन उसे बुलवा लिया। कौन है ये लड़की? अब्बा जी के कमरे में अम्मा और आपा एक तरफ बैठी हुई थी। उसने एक नज़र ही में ही अब्बा जी के तेवर जांचे। फ़ारूक मेरे साथ ही आर्मी में है, उसकी बहन है। क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा इससे? सवाल ऐसा था कि मूसा का गुस्से से बुरा हाल हुआ। मेरा इससे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। वो अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी और मुहज़्ज़ब, अनपढ़ और जाहिल तो मुंतहा भी नहीं है। उन्होंने दूबदू कहा था। यहाँ मुंतहा का भला क्या जिक्र? उसने अपने गुस्से पर मुश्किल काबू पाया। जिक्र है, ज़रूर है। हम उसके माँ बाप को ज़ुबान दे चुके हैं। उन्होंने बेपनाह गुस्से से कहा। मैंने साफ इनकार कर दिया था। मेरा इस मसले से अब कोई ताल्लुक़ नहीं। उसने भी बदलहाजी से कहा तो कई सानियों तक अब्बा जी उसे देखेंगे। मूसा मुनीर के तेवर बड़े बागियाना थे। उन्होंने पल में अंदाज़ा लगा लिया था कि मूसा से गुस्से से बात करना नुकसानदेह है। उन्होंने बड़े तहम्मुल से खुद को संभाला। कहाँ रहती है ये फैमिली? मूसा ने हैरान होकर बाप को देखा। इस्लामाबाद। ठीक है, कल तुम नौकरी पर तो जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलना। मैं इस लड़की को देखना चाहता हूँ, उसकी फैमिली से भी मिलना चाहता हूँ। मूसा ने एकदम हैरानगी से उन्हें देखा। अब्बा जी के अल्फाज नाकाबिल फ़हम थे। वो इतनी जल्दी कायल हो जाने वालों में से ना थे। अब क्या देख रहे हो? उन्होंने मूसा के बेयकीन से देखने पर टोका तो वो एकदम खुश हो गया। जी ज़रूर, मैं कल आपको साथ ले जाऊँगा। वो बहुत अच्छी फैमिली है, आप इन लोगों से मिलकर बहुत खुश होंगे। अब्बा जी खामोश ही रहे थे, मगर अब्बा जी, चाचा जी और चाची जी को क्या जवाब देंगे हम? बाप को ये फैसला करते देखकर ज़हरा बाजी फ़ौरन बोली, पहले इधर तो मिल ले, देख लेते हैं कैसे लोग हैं, फिर इधर भी जवाब दे देंगे। और बात सुन मूसा, उन लोगों से मिलने के बाद अगर मेरा दिल न माना या वो लोग मुझे पसंद ना आए तो मुझे मजबूर नहीं करेगा। अब्बा जी ने आपा को जवाब देकर उसे भी कहा तो उसने फ़ौरन सर हिलाया। फ़िलहाल तो अब्बा जी का मान जाना ही काफ़ी था। उसे यकीन था अब्बा जी को नताशा और उसकी फैमिली ज़रूर पसंद आएगी। अगली सुबह मुंतहा ईशा को बुलाने आई तो सहन में ही मूसा से मुठभेड़ हो गई। वो मूसा पर एक निगाह डालकर अंदर चली जाना चाहती थी कि मूसा ने उसे रोक लिया। सुनो, उसने पलटकर मूसा को देखा। बहुत ओछे हथकंडों पर उतर आई हो तुम। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी इन हरकतों से मुतासिर होकर मैं अपना फैसला बदल लूँगा। एकदम उसने गोला बारूद की बुछार कर दी। और मुंतहा, वो तो नासमझी से देखेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया है मैंने? वो भी फ़ौरन तलखी थी। आपा को तस्वीरें लाकर तुमने दिखाई थी ना? हाँ, तो फिर? उसने काफ़ी तलखी से उसे देखा तो मूसा का जी चाहा इस बद लिहाज लड़की का मुंह तोड़ दे। तो फिर ये कि तुम्हारी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। नफरत महसूस होने लगी है मुझे तुम्हारे जिक्र से भी। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम आपा से जिक्र करके अपने लिए राह हमवार कर लोगी, मगर अफसोस तुम्हारे इस अमल से मेरे दिल में मौजूद नापसंदीदगी नफ़रत में इजाफा हुआ है। वो इस दर्जा तौहीन पर उतर आया था कि मुंतहा का चेहरा सुलगने लगा। चुप रहो, मेरा कोई गलत मकसद न था। तस्वीर घर ईशा लाई थी। मैंने तो महज आपा को इसलिए बताया कि वो लोग जो भी सोच रहे हैं उससे बाज रहे, मगर अफसोस। उसने सुलगती और गुस्सा भरी निगाह मूसा पर डाली। मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। तुम मुझे नापसंद करते हो तो मैं भी तुमसे इतनी ही नफरत करती हूँ। किसी खुश फहमी में मत रहना मूसा मुनीर। तुमसे कोई ताल्लुक़ बनाने से बेहतर है मैं किसी अंधे कुएं में छलांग लगा दूँ। इतने ही तो तुम शहज़ादा गुलफाम होना हूँ, न जाने किन ख्यालों में रह रहे हो। मैं तुम पर थूकती भी नहीं। इतनी गिरी बड़ी पसंद नहीं है मेरी। उसने अपनी तौहीन का बदला बड़े भरपूर वार से लिया था। मूसा इस दर्जा तौहीन पर बिलबिला उठा। बकवास बंद करो, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें अपने नादर ख्यालात सुनाने का, और ख़बरदार आइंदा मेरे रास्ते में आई या मुझे रोका तो। मुंतहा नूर इतनी आम गई गुजरी लड़की नहीं है जिन खुश फैमिलियों में हो। बाहर निकल आओ, तुम जैसे मुंतहा नूर के कदमों में होते हैं। गुस्से से उसे सुनाकर वो अंदर बढ़ गई और वो गुस्से से अपनी जगह साकित खड़ा रह गया।
अब्बा जी मूसा के साथ इस्लामाबाद आए थे और नताशा की फैमिली से मिले थे। वो लोग अच्छे खासे खुद सुलझे हुए मिलनसार थे। चाय के बाद गुफ्तगू के दौरान उन्होंने खास मौजू छेड़ दिया था जिसके लिए यहाँ आए थे। बड़ी प्यारी और सुलझी हुई बच्ची है आपकी माशाल्लाह। नताशा ने मुस्कुराकर मूसा को देखा, वो भी मुस्कुरा दिया। इसे यकीन था कि अब्बा जी एक बार नताशा से मिलकर कभी इनकार नहीं करेंगे। मूसा ने मुझसे आप लोगों की फैमिली का जिक्र किया था। आज आया भी खास तौर इसी सिलसिले में हूँ। इससे पहले कि हमने मूसा की बात कहीं और तय कर रखी थी। मेरी बड़ी बेटी की नंद है, छोटी बेटी भी वहीं दे रहा हूँ। हमारे साथ ही गांव में रहने वाला खानदान है। शुरू से बड़ी मोहब्बत और आपस में बड़ा प्यार है। वो बच्ची पढ़ रही है, खूबसूरत भी है। बताया होगा मूसा ने आप लोगों को। अब्बा जी बड़ी संजीदगी से बता रहे थे और मूसा के चेहरे का रंग उठता जा रहा था। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान होकर मूसा और उसके देहाती बाप को देख रहे थे। नताशा ने बड़ी शिकायती नज़रों से मूसा को देखा तो वो नज़रें चुरा गया। देखिए, 2 बेटियों का ससुराल है, अच्छे लोग हैं, मगर बेटी का रिश्ता लेकर अब इनकार करता हूँ तो मेरी बेटी का रिश्ता भी वो लेने से इनकार कर सकते हैं। मगर मूसा को ये सब नज़र नहीं आ रहा। ज़िंदगी तो बच्चे ने गुजारनी है। फिर सोचा हमारा क्या है। मूसा जहाँ खुश है, मैं इसी सिलसिले में आया था आपकी बेटी का रिश्ता मांगने। अगर आप लोग हामी भरते हैं तो मैं इसे अपने बेटे के लिए अच्छा शगुन समझूंगा। मुझे आप लोगों का ख़ानदान बहुत पसंद आया है। अब आप लोग बताएं। अब्बा जी धमाका करके बड़े आराम से सबकी शक्लें देख रहे थे। मूसा का जी चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। उसे अगर गुमान होता कि अब्बा जी की इस्लामाबाद आमद के पीछे ये मुहर्रिक है तो वो कभी उनको साथ लेकर ना आता। आप आए, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया। मूसा बहुत अच्छा और फरमाबरदार लड़का है। हमारे लिए ये बड़े वक्त की बात है कि हमारी बेटी अच्छी फैमिली में जाए, सुलझा हुआ हम सफ़र हो। मगर मुझे अब बड़ा अफसोस है कि मूसा ने कभी हमसे अपनी मंगनी वगैरह का जिक्र ना किया और ना ही कुछ और बताया। फिर भी आप लोगों को सोच कर जवाब देंगे। ये रिश्ते नाते यूँ तो नहीं हो जाते। आपकी साफ गोई मुझे पसंद आई। फ़ारूक ने बहुत ठहर ठहर कर कहा था। क्यों नहीं, आप ज़रूर सोचें। माँ बाप तो औलाद के लिए हर फैसला ही सोच समझ कर करते हैं, मगर औलाद आप बेटी के माँ बाप हैं। मेरी साफ गोई को एक बेटी के बाप की मजबूरी समझ लीजिएगा, धोखा मेरी फितरत में नहीं। अगर मैं किसी की बेटी के लिए इनकार करूँगा तो यकीनन अपनी दूसरी बेटी वहाँ नहीं दूंगा। बेशक वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ है, मगर बाप हूँ ना, वो भी बेटी का, इसलिए दूसरों की बेटी की तौहीन करते हुए भी डरता हूँ। मूसा शर्तर साहबा जी का दोगलापन देख रहा था। फ़ारूक ने बड़ी शिकायती और गमो गुस्से से भरपूर निगाह से उसे देखा तो उसे लगा वो ज़मीन में धंस गया है। इससे ज़्यादा इन मुखलिस लोगों की तौहीन और क्या हो सकती थी। अब्बा जी ने मूसा के तेवरों को देखा और फिर मुस्कुराकर उठ खड़े हुए। मुझे बहुत खुशी हुई है आप लोगों से मिलकर। उम्मीद है आप लोग सोच समझ कर वही जवाब देंगे जिसमें बच्चों की खुशी होगी। देखिए जी, हम तो ज़िंदगी गुजार चुकी हैं, अब तो इन बच्चों का दौर है, इनकी खुशी की बात है। वो नताशा के माँ बाप से अलविदाई कलमात अदा करते हुए भी मूसा और बाकी लोगों की तकलीफ़ देने से बाज ना आए। जी ज़रूर। फ़ारूक के वालिद साहब ने बड़ी खुशी अखलाक़ी से भरम रखा था और मूसा वो तो किसी से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं ना रहा। कितनी इज्जत थी उसकी इस घर में, फ़ारूक जैसा मकाम था उस माँ बाप की नज़र में, और अब न जाने वो कैसे और किन कदमों में चलकर वहाँ से वापस आया था। अब्बा जी, अगर आपने ये सब ही करना था तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद ही इनकार कर देता। आपने इन लोगों की तस्लील की है, वो भी उनके घर में बैठकर। बहुत बुरा किया आपने। वो बाहर आते ही फट पड़ा था। उन्होंने बहुत तहम्मुल से उसे देखा। मैंने कोई किसी की तस्लील नहीं की, असल सूरत हाल बताई है। मैं उन लोगों से मुतासिर हुआ हूँ। वो बच्ची भी बहुत पसंद आई है मुझे, इसलिए मैंने पुरानी बात बता देना मुनासिब समझा कि अगर किसी और ज़रिए से उन्हें खबर होती तो एवं ही ये लोग परेशान होंगे। अब्बा जी के बयान पर मूसा ने लब भींच लिए। अब्बा जी से कुछ भी कहना फजूल था, जो होना था वो हो चुका था। आखिर वही हुआ जिसका मूसा को डर था। फ़ारूक की फैमिली ने फ़ोन करके नताशा के रिश्ते से इनकार कर दिया। मूसा ने फ़ारूक से मिलने और नताशा से बात करके समझाने की अपनी सी कोशिश कर देखी, मगर नतीजा सिफर रहा। वो लोग मूसा के इतनी बड़ी बात छुपाने पर उससे बुरी तरह नाराज़ हो गए थे। मूसा लाख वजाहतें करता रहा, मगर उन लोगों की ना हाँ में न बदली, तो वो घर वालों से नाराज़गी के इजहार के तौर पर कई माह तक वापस पलट कर न आया। अब्बा जी मुतमिन थे। जिस तरह उन्होंने दोगलेपन का मुजाहरा करके इस रिश्ते से जान छुड़वाई थी, मूसा को वो सरासर कसूरवार लगते थे। वो नताशा की फैमिली के इनकार का सरासर जिम्मेदार अब्बा जी के रवैये को करार देता था, मगर अब्बा जी मुतमिन थे। उन्होंने मूसा को कुछ अरसा उसके हाल पर छोड़ दिया। ये रिश्ते वाली बात आपा, अम्मा, अब्बा और मूसा के अलावा किसी दूसरे फ़र्द को मालूम ना हो सकी थी। ईशा और मुंतहा एग्जाम्स देकर फारिग हुई तो अब्बा जी ने दोनों तरफ गुफ्तो शनीद के ज़रिए बाकायदा मुंतहा और मूसा का ना सिर्फ रिश्ता तय कर दिया, बल्कि ईशा और जहाज़ेब की शादी के साथ ही इन दोनों की भी तारीख तय कर दी। मुंतहा, जिसे अपने अम्मा अब्बा से इस धांधली की उम्मीद न थी, वो यूँ अचानक सूरत हाल बदलते देखकर खूब बिगड़ी। लाख एतराज़ किए, सर पटकती रह गई, मगर किसी ने उसके इनकार को बचकाना फैसला से ज़्यादा अहमियत न दी। शदीद एहतजाज, भूख हड़ताल, इसने हर बाज मार डाला, मगर लगता था कि जैसे हर किसी ने जानबूझकर उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली हैं। एक दिन अब्बा जी उसे खुद बिठाकर समझाने लगे। देख मुंतहा पुत्र, मैं तेरे जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर ज़िंदगी ने जो सबक पढ़ाया है वो तुमने अभी नहीं पढ़ा। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते। हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। मूसा अच्छा लड़का है। आजकल तो देख रही है कैसे अच्छे अच्छे रिश्तों का काल पड़ा हुआ है। अगर मैं बाहर भी देख लूँ तो दिल फिर भी मुतमिन नहीं होता।
کہ نہ جانے کوئی کیسا ہو۔ یہاں یہ بھی تو اطمینان ہے نا کہ وہ اچھا سلجھا ہوا با کردار لڑکا ہے، فوج میں ہے، زندگی میں ترقی کرنے والا انسان ہے، تو خوش رہے گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہاں کی ہے۔ تو نے پہلے بھی انکار کیا، ہم چپ رہے، اب بھی تمہیں سمجھا رہا ہوں، جو ہو رہا ہے اسے پتر چپ کر کے قبول کر لے۔ شریف عزت دار گھرانوں کی لڑکیاں ایسے معاملوں میں ماں باپ کے سامنے زیادہ احتجاج کرتی اچھی نہیں لگتی۔ تو میری بہت اچھی اور سمجھدار دی ہے، تو میری اس بات سمجھ گئی ہے نا۔ ابا جی کے سمجھانے پر وہ لب دانتوں تلے دبائے چپ چاپ رہ گئی۔ کئی دلائل تھے جو وہ دے سکتی تھی، مگر اب کوئی فائدہ ہی نہ تھا۔ ابا جی کا انداز فیصلہ کن اور دو ٹوک تھا۔ وہ اسے سمجھانے آئے تھے، نہ کہ اس کے احتجاج اور دلائل کو سننے۔ اس کے بعد اس نے لب ہی سی لیے تھے۔ موسیٰ کا کیا رد عمل تھا اسے علم نہ تھا، مگر وہ اتنا تو اچھی طرح جانتی تھی کہ موسیٰ بھی اس رشتے سے راضی نہ ہوگا۔ جس طرح تاریخ طے ہونے اور بعد کے دنوں میں بھی موسیٰ گاؤں نہیں لوٹا تھا، منتہا کے اندر سے ہر احساس ہی مر گیا۔ انچاہے ہونے کا احساس اس پر سب سے زیادہ حاوی تھا۔ اس کے دل میں موسیٰ کے لیے کوئی بھی جذبہ نہ تھا، اسی طرح موسیٰ کے دل میں اس کے لیے۔ پھر نباہ ہوتا بھی تو کیسے؟ وہ اپنے بڑوں کو سمجھانے سے قطعی قاصر تھی۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کے اندر کی وحشت و اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ موسیٰ گاؤں سے تقریباً ہر رابطہ منقطع کیے بیٹھا تھا۔ ابا جی سے اس کی ناراضگی اس قدر شدت اختیار کر گئی تھی کہ اماں اٹھتے بیٹھتے بولتی رہتی تھیں۔ شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد جو دن گزر رہے تھے، اماں جی کا دل موسیٰ کی لاتعلقی پر ہولتا جا رہا تھا۔ تاریخ طے ہونے پر ابا جی نے اسے اسلام آباد فون کر کے اطلاع دے دی تھی، مگر اس کی بے حسی جو کی تو تھی۔ آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں، خود جا کر اسے لے کر آئیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ اب خود سے نہیں آنے والا۔ چند دن رہ کے ہیں شادی میں، میرا دل ہول رہا ہے، پوری برادری اکٹھی ہے۔ کہا بھی تھا اتنی جلدی نہ کرے، ابھی غصے میں ہے، کچھ عرصہ گزر جائے گا، جب مٹی پڑ جائے گی، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو شادی بھی کر دیں گے، مگر آپ اپنی ہی کرتے ہیں۔ اماں جی ابا جی سے الجھ بیٹھی۔ انہوں نے پرسوچ سوچ انداز میں اپنی بیوی کو دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ اب واقعی انہیں خود ہی اسلام آباد کا چکر لگانے کی ضرورت تھی۔ شادی میں محض 8 دن رہ گئے تھے، اب اس کے بنا کوئی اور راہ بھی نہ تھی۔ اولاد سرکش ہو جائے تو اسے کیسے نکیل ڈالتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ہاں، کل پرسوں میں بھی سوچ رہا ہوں اسلام آباد جاؤں۔ بڑا بدلحاظ اور بے حس ہو گیا ہے موسیٰ۔ اچھی خاصی کلاس لینے کی ضرورت ہے اب۔ وہ اپنی رائے دے کر اٹھ گئے تھے۔ اگلے دن تو انہیں کام تھا، مگر اس سے اگلے دن وہ صبح ہی اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پچھلے 2 سالوں سے موسیٰ مستقل اسلام آباد میں ہی پوسٹ تھا۔ ابا جی کو سامنے دیکھ کر موسیٰ کے اندر اپنے نقصان کا احساس مزید شدت اختیار کر گیا۔ کتنے پیغام بھیجے، کتنے فون کیے۔ 6 دن بعد تیری شادی ہے، اب تک تو پوری برادری اکٹھی ہو گئی ہے۔ اللہ خیر کرے، میرے گھر کی 2 اکٹھی شادیاں اور آخری خوشی ہے۔ 100 ارمان ہیں، مگر تم ابھی تک ادھر ہی ٹکے ہوئے ہو۔ انہوں نے بات شروع کی تو موسیٰ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ ایک تو ابا جی کا انداز، دوسرا منتہا سے شادی کا تصور۔ وہ تو ابھی تک نتاشا لوگوں کے سامنے ہونے والی بے عزتی ہی نہیں بھول پایا تھا، اب اچانک یہ سب کیسے قبول کر لیتا؟ مجھے کوئی شادی وادی نہیں کروانی۔ وہ ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ ابا جی نے بغور دیکھا۔ میں تجھ سے تیری مرضی نہیں پوچھ رہا، میں تجھے ساتھ لے کر گاؤں جانے کے لیے آیا ہوں۔ چھٹی کی درخواست دے اور میرے ساتھ چل۔ ابا جی گستاخی معاف، آپ نتاشا کی فیملی کے ساتھ جو کر چکے ہیں اور جواباً مجھے جو ذلت اٹھانی پڑی ہے، میں ابھی تک وہی نہیں بھولا۔ اب آپ کو اگر میری خوشی کی پرواہ نہیں تو مجھے بھی کوئی مطلب نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ 2 ٹوک انداز تھا۔ یہ تیرا آخری فیصلہ ہے؟ ابا جی نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ آخری بھی اور حتمی بھی۔ موسیٰ کا بھی انداز بے لچک تھا۔ چل کوئی بات نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، 6 دن بعد تیری بارات ہے اور 7ویں دن تیری بہن کی۔ چوتھے دن تم گاؤں پہنچ جانا۔ ابھی میں بہانہ بنا لوں گا کہ تجھے چھٹی نہیں مل رہی، اس لیے لیٹ آئے گا، مگر چوتھے دن تو گاؤں میں ہوگا۔ اگر 5واں دن ہوا تو موسیٰ یاد رکھنا، 6ٹھے دن میں تیری بہن کو بھی زہر دے کر خود بھی کھا لوں گا، اور تو جانتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ بابا بشیر کی بیٹی اگر بیاہی نہیں جائے گی تو تیری بہن بھی نہیں بیاہی جائے گی۔ تیرے پاس صرف 3 دن ہیں، اچھی طرح سوچ لے۔ چوتھے دن کا مطلب ہے چوتھا دن، 5واں دن نہ آئے موسیٰ۔ وہ سخت پتھریلے لب و لہجے میں موسیٰ کے سامنے چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑے تھے، اور موسیٰ حیران ششدر ابا جی کے بے لچک انداز میں چٹانوں کی سی سختی دیکھ رہا تھا۔ ابا جی یہ زیادتی ہے۔ وہ اگلے ہی پل چیخ اٹھا تھا۔ میں پوری برادری میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا سر ہمیشہ اپنی برادری میں بلند رہا ہے۔ تو نہیں آئے گا تو جو میں کہہ رہا ہوں میں وہ کر جاؤں گا۔ اچھی طرح سوچ لے، چوتھے دن تجھے گاؤں میں ہونا چاہیے، ورنہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غضبناک تیربوں سے سرد لب و لہجے میں کہتے، اپنی دستار کو سر پر جماتے بڑے بڑے قدم اٹھاتے وہاں سے نکل گئے، اور موسیٰ نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ چوتھے دن کا سورج ڈوبا اور ہر طرف شام کا ملگجا اندھیرا پھیلنے لگا۔ منیر صاحب کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں گہتی ہوتی چلی گئیں۔ شام کے بعد رات کا اندھیرا ہر سو چھا جانا تھا، اور شام کے بعد گاؤں میں آنے والے تانگے نہیں چلتے تھے۔ موسیٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ انہوں نے یہاں آ کر بظاہر سب کو مطمئن کر دیا تھا، مگر اب خود غیر مطمئن ہو گئے تھے۔ گھر مہمانوں سے بڑا پڑا تھا۔ بشیر بھائی کے گھر میں بھی ایسی ہی رونق تھی۔ دونوں گھروں میں ڈبل شادیاں تھیں۔ مہمانداری، شور شرابہ، خوشی گیت کیسا سما تھا دونوں گھروں میں۔ ابا جی پریشان ہیں؟ نواز نے محسوس کیا تو پوچھ لیا۔ ہاں، بس موسیٰ کی طرف سے فکر لگی ہے، فون پر کہہ رہا تھا کہ آج آ جائے گا، مگر آیا نہیں۔ فون تو کر کے پتہ کر ذرا۔ انہوں نے نواز کو کہا تو اس نے فوراً سر ہلا دیا، مگر بار بار ملانے پر بھی موسیٰ کا نمبر آف تھا۔
मैं बशीर भाई के यहाँ जा रहा हूँ, सब मर्द बरादरी वाले इधर इकट्ठे हैं, तू भी आ जाना। बारात का इंतज़ाम और खाने वगैरह का मशवरा करना है हमने। वो अपने आप को मुतमिन करने को नवाज को हदायत देकर चल दिए थे। अब्बा जी मूसा आ गया है। रात 10 बजे सब मर्द हजरात ने वापसी की राह ली तो वो भी नमाज के साथ घर की तरफ चल दिए। अब्बा जी मूसा आ गया है, अभी आया है। जहरा बाजी जो कभी इधर और कभी उधर चकराती फिर रही थी, फ़ौरन अब्बा जी को आते देख कर करीब आ गई थी और अब्बा जी को लगा जैसे कंधों से मनो बोझ उतर गया। उनका दिल अंदर तक पुरसुकून होता चला गया। अच्छा चलो, अच्छी बात है। वो जहरा बाजी के सर पर हाथ रख कर अपने कमरे की तरफ चल दिए। मूसा वहीं अम्मा जी के करीब बैठा हुआ था। अब्बा जी को देखकर उसने मुंह फेर लिया। इतनी नाराज़गी थी कि बाप को सलाम तक करना गवारा ना किया। अच्छा किया जो आज ही आ गए। कल नमाज के साथ जाकर बाजार से अपने लिए कपड़े वगैरह खरीद लाना। शादी ज़िंदगी में एक बार होती है, अब बाद में ना कहते फिरना कि मेरी पसंद का लिबास नहीं है। उन्होंने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहते बिस्तर पर जगह पकड़ी तो वो लब भिंचे उठ गया। अम्मा जी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, किसी को भी मेरे कमरे में मत आने दीजिएगा। बड़ी तलखी से कहते वो कमरे से निकल आया और अपने कमरे में आकर उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर शहर में ढोलक बज रही थी। मूसा का जी चाहा हर चीज़ को आग लगा दे। मुंथा जो अभी तक इसी गुमान में थी शायद मूसा ही इनकार कर दे, मगर आपा ज़हरा की ज़बानी मूसा की आमद का सुनकर उसका दिल पताल में उतरता चला गया। उसके अंदर की वहशत अजीब से सड़पन की लपेट में आ गई। उस पर अगले दिनों तक गहरी बेहिसी की कैफियत छाई रही। अम्मा और बाजी ज़हरा को मुंतहा के तेवरों से सख्त खौफ आ रहा था। वो जिस सर्द कैफियत में चली गई थी उससे आपा का दिल होल रहा था। अम्मा जी तो उसके साथ मुसलसल सर खपा रही थी, आते जाते उठते बैठते उसे समझा रही थी, मगर मुंतहा ने अपने सारे एहसास सर्द बर्फीली तह में छुपाकर खुद को हर एहसास से बेनियाज कर लिया था। शादी के दिन तक उसकी कैफियत बरकरार रही थी। शहर से ब्यूटिशियन बुलवाई गई थी। ब्यूटिशियन के माहर हाथों का फन था। जो मुंतहा नूर का तराशा हुआ हुस्न एक ऐसी धोधारी तलवार बन गया कि जो देखता था दंग रह जाता था। ऐसा हुस्न जो पानी में भी आग लगाते, पत्थरों को भी पिघला दे। अम्मा आखिरी वक्त तक उसे नसीहतों से नवाजती रही। निकाह खाने और दीगर रस्मों के बाद रुखसती का अमल शुरू हुआ तो मुंतहा को अपने सड़पन का खोल चटकता महसूस हुआ। बेहिसी की चादर में अपनों से दूर हो जाने का एहसास शिकाफ बनकर दिल को रेजा रेजा कर गया। वो सब बहन भाइयों की लाडली और चहीती थी। रोती आंखों से इस घर से रुखसत होकर वो मूसा मुनीर के घर चली आई। एक तवील रस्मों के सिलसिले के बाद उसकी जान बख्शी हुई तो सारसा भाभी और जहरा आपा उसे मूसा के बेडरूम में ले आई। बेडरूम ताज़ा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। मुंतहा के दिल के अंदर आने वाले लम्हात का तस्वुर करते ही एक सड़पन सा पैदा होता चला गया। ईशा कुछ देर तक उसके पास बैठी उसका दिल बहलाने का सामान करती रही, मगर उसकी चुप का कुफल न टूटा। मुंतहा अब जो भी है जैसा भी है, मूसा तुम्हारा शोहर है। गुजरी बातों और रवैयों को भूलकर दिल से नई जिंदगी का आगाज़ करो। मैंने मूसा को भी समझाया है, तुम भी ख्याल रखना। अगर वो कुछ गलत कहे भी तो कोशिश करना बर्दाश्त कर लो। इनकार एहतजाज सब कुछ तुमने आजमा कर देख लिया, अब यही तुम्हारा सब कुछ है। आपा ज़हरा एक बार फिर उसे धीमे सुरों में समझा रही थी और मुंतहा को लग रहा था जैसे उसका फिशारे खून बढ़ रहा है। कुछ देर बाद दोनों बहनें चली गईं तो कमरे में तन्हाई का सेब से अपनी लपेट में ले लगा। वो बेहिस बनी इतराफ़ को देखे गई। मूसा ने रात गई कमरे में कदम रखा तो पहली निगाह सेज पर सजी समरी अपने इंतजार में बैठी मुंतहा नूर पर पड़ी। मूसा को लगा उसकी रगों में खून की जगह नफरत के अंगारे गर्दिश कर रही हैं। उसने इन चंद दिनों में मुंतहा नूर से इतनी नफरत की थी कि हद नहीं, और अब उसे सामने देखकर जी चाहा अपने अंदर की सारी वहशत इसके वजूद में उतार दी। अब्बा जी के सलूक ने उसके गज़ब को आतिश फ़शा बना डाला था, जो अब बस फट पड़ने को था। मुंतहा नूर, तुम तो बड़े बड़े दावे करके गई थी, तुम तो थूकती भी नहीं थी मुझ जैसों पर, फिर तुम्हारी गैरत ने कैसे गवारा कर लिया मेरी इस सेज तक आना। वो बोला नहीं था, गोया आतिश फ़शा फट पड़ा था। मुंतहा जो न जाने खुद को कैसे संभाल रही थी, इस अंदाज पर वो मुँह से देख गई। बहुत गलत खेल खेला तुमने मेरे साथ। आपा को वर्गलाया तुमने और फिर अब्बा जी के ज़रिए तुमने नताशा लोगों की तजलील करवाई। मेरी दोस्ती ख़त्म हो गई, मेरा भरम टूट गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। इतनी शर्मिंदगी, इतनी नदामत देखना मुंतहा नूर, बहुत बुरा सलूक करूँगा मैं तुमसे। अब्बा जी ने जिस तरह मुझे इस शादी पे मजबूर किया है, मैं भी तुम्हें अब इस हद तक मजबूर करूँगा कि तुम मौत की भी दुआ करोगी, मगर मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगा कि मौत तुम्हें कबूल कर ले। तुमने मेरे बारे में बहुत गलत राय कायम की मूसा मुनीर। अगर तुम बहुत अच्छे इंसान हो तो दुश्मन के साथ बुरा और शफाक इंसान है। तुमने मेरे बारे में बहुत गलत राय कायम की है। मूसा मुनीर अगर बहुत अच्छा इंसान है तो दुश्मन के साथ बहुत बुरा और शफाक इंसान है। तुमने मेरे गज़ब को आवाज़ देकर अच्छा नहीं किया। मुंतहा बेगम अब सारी उम्र बैठकर रोना। गले में पड़ी हुई माला को इंतहाई वहशत से नोच कर एक तरफ फेंक कर सेज की कई लड़कियों को बेदर्दी से रोनते वो उसकी तरफ आया। उसके लबो लहजे पर मुंतहा शर्तर रह गई कि क्या मतलब है तुम्हारा। मूसा ने जैसे बस उसकी कलाई थामी थी, वो खौफजदा होकर पीछे हटी थी। जिस तरह मैं पल पल मर रहा हूँ, सुलग रहा हूँ, अब ये अजियत तुम भी झेलना। इंतहाई बेदर्दी से उसे झंझोड़ते हुए उसने कहा था, और मुंतहा नूर के अंदर इतनी हिम्मत न रही कि वो खुद को मूसा की वहशत और बर्बरियत का शिकार होने से रोक पाती। उसकी गुटी गुटी चीखें उसके हलक में ही दम तोड़ गई थी।
अगले दिन इन दोनों का वलीमा था और साथ में ईशा की बारात और मूसा ईशा का वलीमा अटेंड करते ही अगले दिन इस्लामाबाद रवाना हो गया। सब ने रोका। अम्मा नाराज़ हुई। मुनीर चचा ने धमकियाँ दी, मगर वो अब एक पल भी रुकने का रवादार न था। इन 3 दिनों में वो इस कदर वीरान और बेजान हो गई थी कि सब उसको देखकर बेचैन हो जाते। मुंतहा, बेटा क्या हुआ है तुझे? लड़कियां तो शादी के बाद निखर कर गुलाब की तरह महकने लगती हैं, तुझे क्या हो गया है? कुछ तो बता, तू ऐसी तो ना थी। अम्मा और जहराबाजी पूछ पूछ कर हारी थी, मगर उसकी चुप न टूटी। मर्दों ने तो तवज्जो ना दी थी कि उनके हाँ ये कोई अहम बात ना थी। अम्मा तो बेचैन सी थी, मगर मुंतहा की चुप उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर रही थी। मूसा ने पलट कर खबर लेना तो एक तरफ एक कॉल तक न की थी, और वो अम्मा के घर से ससुराल और ससुराल से मैके। इसी चक्कर में 2 माह का अरसा गुजर गया तो मुंतहा के घर वालों को तशवीश लाहक हुई। बशीर साहब ने मूसा की इस तवील गैर हाजिरी का तस्करा मुनीर चचा से किया तो उन्होंने बड़ी बेबसी से मुंतहा का उजरा उजरा रूप देखा। वो ओवरडोज से मुंतहा को देख देख कर होल रहे थे, मगर मूसा के साथ जितनी सख्ती कर चुके थे, इससे भरकर अब क्या करते। मेरी बात हुई है, कह रहा था, एबटाबाद पोस्टिंग हो गई है। इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिल रही, जैसे ही छुट्टी मिलेगी आ जाएगा। उन्होंने बशीर भाई को मुतमिन करना चाहा, जो किसी हद तक सच भी था, और वो कुछ मुतमिन हो भी गए थे। ये तो अच्छी बात है, फिर वो तो अब शादीशुदा है, उसे कहीं के हुकूमत से घर का कहे, अब तो मिल भी जाएगा, मुंतहा को भी साथ ले जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बशीर भाई की बात पर उन्होंने भी सर हिलाया। मूसा की इस तवील गैर हाजिरी ने मुंतहा को संभलने का कुछ मौका दिया था। वो काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी। चंद दिनों में ही उसने खुद को ससुराल में एडजस्ट कर लिया था। साजदा भाभी और अम्मा जी के साथ घर के कामों में हाथ बटाते से वक्त अच्छा गुजरने लगा। दिन अपनी मखसूस रफ्तार से गुजर रहे थे। मूसा को घर वाले अक्सर कॉल करते थे। खुद से तो उसने कभी राब्ता न किया था, और ना ही मुंतहा ने। मुनीर चचा जब भी मुंतहा को देखते उनके दिल से एक हुक सी उठती। अपनी तरफ से तो वो मूसा की नाराज़गी ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगर वो इस्लामाबाद होता तो वहाँ खुद जाकर उसे मजबूर करते, मगर अब एबटाबाद कैसे जाते? फ़ोन पर वो रोज़ उससे रब्ता कर रहे थे। उनके जानने वाले कुछ ऑफिसर थे जिन्हें उन्होंने मूसा के लिए जल्द अज जल्द एबटाबाद में एक बंगले का इंतज़ाम करने को कहा हुआ था। वो चाहते थे कि मूसा मुंतहा को साथ ले जाए। शायद इस तरह दोनों के दरमियान हायल ये सर्द सी फिज़ा ख़त्म हो जाए। उनकी कोशिशें कामयाब हुई थी। मूसा को वहाँ बंगला मिल गया था। उन्होंने मूसा के इल्म में ये बात नहीं आने दी थी कि घर के सिलसिले में उनकी कोशिशें शामिल हैं। अब वो रोज़ मूसा से राब्ते में थे। उसे किसी तरह एक गाँव का एक चक्कर लगाने पर मजबूर कर रहे थे, और ये इत्तेफाक ही था। उन दिनों अम्मा जी की तबीयत कुछ ख़राब होगी। उन्हें चंद दिन अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। अम्मा बार बार मूसा से मिलने का इसरार कर रही थी। मुनीर साहब के बार बार राब्ता करने और अम्मा जी की ख़राब तबीयत का सुनकर उसका दिल पसीजा था, और फिर फ़ोन पर अम्मा जी से बात करके उनकी रोते हुए की जाने वाली इल्तिजा सुनकर उससे अपना दिल मज़ीद पत्थर न बनाया गया। चंद दिन की छुट्टी लेकर वो गाँव चला आया था। 2 दिन तो वो घर ही नहीं आया, अम्मा जी के साथ हॉस्पिटल में ही रहा, और फिर अम्मा जी को फारिग कर दिया गया तो उनके साथ ही घर आया। घर में अपने कमरे में मुंतहा को देखकर उसे बहुत कुछ याद आता चला गया। उसके दिल में मौजूद नफरत में मज़ीद इजाफा हुआ। मुंतहा के साथ किए जाने वाले अपने सलूक पर उसे ज़रा भी नदामत न हुई, बल्कि वो खुद को हक पर समझता था। उसे मुंतहा इससे भी बुरे सलूक की मुस्तहिक नज़र आती थी। पहले 2 दिन तो बड़े सुकून से गुजरे थे। मुंतहा खुद भी उसके सामने आने से बच रही थी। उसकी हर मुमकिन कोशिश थी कि मूसा मुनीर से बचकर रहे। उसका वहशियाना सलूक वो भूली न थी। उसे मूसा के नाम से ही कराहियत होने लगती थी, मगर वो समझौते पर मजबूर थी। शायद ये भी खुद अजियती की एक कैफियत थी। वो अपने घर वालों को आखिरी हद तक बावर करवाना चाहती थी कि उनका फैसला गलत था, और अब भी गलत है। रात के जब उसे यकीन हो जाता कि मूसा सो गया होगा, तब कमरे में कदम रखती और सुगर सिमट कर बैठ के एक कोने में वसवसों वहमों से बड़ी रात के चंद घंटे गुजार कर वो अजान की आवाज़ के साथ ही कमरे से निकल आती। अम्मा की तबीयत बेहतर थी। मूसा अपने किसी दोस्त से मिलने गया हुआ था। रात को वो लेट हो गया था। अब्बा जी ने फ़ोन करके पूछा तो उसने कह दिया अभी वो दोस्त के पास ही है, शायद उसके पास ही रात गुजारे। मुंतहा के सामने ही मुनीर चचा ने कॉल की थी। उसने शुक्र का सांस लिया। पिछली 2 रातें गोया सूली पर लटकते गुजारी थी। आज रात लगा वो आज़ाद है। नाइट बल्ब की रोशनी में अपने आप से बेनियाज वो टेप रिकॉर्डर पर कैसेट लगाकर सुनने लगी थी। फारिग वक्त का ये अच्छा शुगल था। धीमे सुरों में गूंजती आवाज़ कमरे में अजीब सा तासुर पैदा कर रही थी। वह हर चीज़ से बेनियाज न जाने किन ख्यालों में थी। जब मूसा मुनीर ने दरवाजे के अंदर कदम रखा, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। आवाज़ ऐसी दिलकश थी कि वो चंद पल को ठटक गया। ये उसकी पसंदीदा गज़ल थी जो उसके कमरे में रिकॉर्ड में शामिल थी। मूसा मुनीर की निगाह कुर्सी पर आंखें मूंदे इतराफ़ से बेनियाज वजूद के गिर्द लिपटी तो साकित हो गई। मुंतहा नूर की पलकों से पानी तस्बीह के दानों की तरह फिसल रहा था। मूसा उसे देखकर फिर एक क़यामत से दो चार हुआ था। पिछली 2 रातों से वो उसके सो जाने के बाद कमरे में आती थी, मगर आज उसने आगे भरकर गुस्से से हाथ में पकड़ा हुआ शॉपर ड्रेसिंग पर पटक दिया। शोर की आवाज़ पर वो हड़बड़ा कर सीधी हुई और मूसा मुनीर को कमरे के बीचों बीच खड़े देखकर वो लपस ही गई। मूसा ने लाइट जलाते हुए मुंतहा को घूरा तो वो गड़बड़ा कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रही हो? मूसा की फिन काटती आवाज़ से मुंतहा का दिल लर्जा। तुमसे मतलब?
اس نے اپنی کمزوری کو غالب نہ آنے دیا۔ اب وہ موسیٰ کی کسی بھی انتقامی کارروائی کی نظر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اپنے اعتماد کو بحال کرتے جواب دیا تھا اور موسیٰ حیران رہ گیا۔ منتہا کا اعتماد اسے بہت ناگوار ہوا۔ آگے بڑھ کر منتہا کی کلائی دبوچتے ہوئے اسے واپس دھکیل دیا اور منتہا اس درجہ غیر انسانی سلوک پر ششدر رہ گئی۔ میری زندگی کو شعلوں کی نظر کر کے تم خود کیسے ہی ساگ سے بچ سکتی ہو منتہا نور؟ جس اذیت کی بھٹی میں جل رہا ہوں تم بھی اس میں برابر کی شریک ہو۔ اپنا حصہ تو وصول کرو۔ اس کے قریب ہوتے اس نے بھنکار کر کہا تو منتہا سرت سے مڑی۔ اسے موسیٰ سے ایک دم خوف محسوس ہوا۔ ٹیپ ریکارڈ بند کرو، بڑے تحکم سے کہا گیا تھا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ میں نہیں کر رہی بند۔ وہ اپنے آپ کو بحال کرتے ہٹیلے پن سے بولی۔ وہ کیوں برداشت کرے یہ سب کیوں؟ اچھا، بڑے دھیان سے غزل سنی جا رہی تھی۔ ایسا بھی کیا خاص ہے اس غزل میں؟ عام سی تو ہے۔ منتہا نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ موسیٰ منیر، تم جیسے انسان جو اوروں کو جوتے کی نوک پر رکھے وہ کیا جانتے ہیں کہ شاعری اور احساسات کیا ہیں؟ یہ عام سی غزل ہے، یہ خاص تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں اب تمہاری کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنوں گی۔ اچھا؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اتنے بڑے دعوے مت کرو منتہا نور کہ خود ہی منہ کے بل گرو۔ جو فصل بوئی ہے وہ کاٹو گی، جو کر چکی ہو اس کا بدلہ مل رہا ہے تمہیں، اب اتنی تکلیف کیوں؟ اس کی کلائی پہ گرفت جماتے اس کا لہجہ ایک دم بڑا سرد سا ہو گیا۔ تم ایک دوغلی فسادی عورت ہو، میری پوری زندگی میں زہر گھول دیا ہے تم نے، وہ بڑے زہر بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور تم خود، میں فسادی ہوں تو تم کیا ہو؟ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ طاقت کے زور پر عورت کو زیر کرنے والے ایک سطحی جذبات کے مارے انسان کے علاوہ اور کیا ہو تم؟ ایک شکی اور منتقم مزاج انسان کے سوا۔ منتہا کے لہجے میں بھی نفرت ہی نفرت سرایت کر گئی۔ بکواس بند کرو، وہ دھارا تھا۔ منتہا ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں تھوکتا بھی نہیں ہوں تم پر، مگر تم نے دوسروں کے ساتھ مل کر میری زندگی کو جہنم بنانے کا جو کھیل کھیلا ہے اس کی سزا بہت تکلیف دہ ہے۔ ساری عمر تمہیں اپنی اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ مجھ سے شادی کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی اور اب بھگتو گی بھی۔ اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت سے کچلتے ہوئے ایک دم وحشت پہ اتر آیا۔ پھر وہ سسکیاں بھرتی رہ گئی، مگر موسیٰ منیر کا انتقام اس کی سسکیوں آہو آنسوؤں سے ٹھنڈا ہونے کی بجائے اور بڑھا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی وحشت کی بھین چڑھ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ بخار سے بھنک رہی تھی، مگر موسیٰ کو اپنے رویے کا ذرا بھی احساس نہ تھا، ذرا سی بھی ندامت نہ تھی۔ اور کیوں ندامت ہوتی؟ اس کا بھی نقصان شدید تر تھا۔ وہ واپسی کی تیاریاں کر رہا تھا، آتے جاتے منتہا کو بھی سلجھا رہا تھا کہ ابا جی نے بلوا لیا، جا رہے ہو؟ جیسے ہی وہ ان کے کمرے میں پہنچا ابا جی نے پوچھا تھا، جی؟ بنگلہ مل گیا ہے تمہیں؟ جی۔ اچھی بات ہے، منتہا کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، وہ یہاں رہ کر بھلا کیا کرے گی؟ پہلے ہی تم 3 ماہ بعد لوٹے ہو، اب نہ جانے کب چکر لگاؤ۔ اچھا ہے نا وہ تمہارے ساتھ ہی جائے، تمہیں بھی سہولت ہو جائے گی۔ ابا جی کا انداز حتمی اور فیصلہ کن تھا۔ ہرگز نہیں، ہر بات آپ نے اپنی منوائی ہے، میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، وہ یہی رہے گی۔ ایک دم غصے میں آ کر اس نے انکار کر دیا۔ میرے ساتھ ضد اور بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں موسیٰ، تم جانتے ہو میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ تم اسے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے تو میں کل خود جا کر چھوڑ آؤں گا۔ بہتر ہے تم آج خود ہی اسے ساتھ لے جاؤ۔ ان کے دو ٹوک انداز پر موسیٰ نے لب بھینچ لیے، پھر وہ ایک دم وہاں سے نکل آیا۔ واپسی کے سفر میں روتی دھوتی منتہا اس کے ہمراہ تھی۔ بمجبوری اور زبردستی کا تعلق اسے نبھانا ہی پڑ رہا تھا، اس کے سوا اب کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اسی طرح وہ اسے لے کے ایبٹ آباد آ گیا، مگر یہاں آتے ہی اس کا بخار پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ چند دن بیمار رہنے کے بعد اب وہ بہتر ہوئی تو اس نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ آنے والے دنوں میں اس نے خود کو پوری طرح اس گھر میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی رہی۔ موسیٰ صبح سویرے گھر سے گیا، اس کے سونے کے بعد لوٹتا تھا۔ اس نے موسیٰ کے ہر معاملے سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شادی کے پہلے کے تمام اختلافات سینے میں دبائے وہ اب صرف سمجھوتا کر رہی تھی، اور شاید یہی عالم موسیٰ کا بھی تھا۔ وہ منتہا سے ہر طرح کا برا رویہ روا رکھنے کے بعد یہ حقیقت جان گیا تھا، وہ کچھ بھی کر لے منتہا سے قائم تعلق ہر صورت نبھانا ہی پڑے گا۔ گاؤں سے باجی ہر روز فون کر کے اس کو منتہا سے اچھا رویہ رکھنے کی تلقین کرتے تھے، اور اس کا جی چاہتا کہ وہ منتہا کا حشر نشر کر دے، مگر ہر بار خود کو سنبھال لیتا کہ وہ پہلے ہی اپنی فطرت و مزاجی کے برخلاف کافی برا سلوک کر چکا تھا۔ ابا جی کی ضد تھی منتہا کو اس کے ساتھ بھیجنا، اور وہ منتہا کو یہاں لا کر بھول جانے کی کوشش میں تھا، مگر اس کا ضمیر پھر بھی مطمئن نہ ہوتا تو وہ سارا دن باہر گزار کر جب رات کے گھر لوٹتا تو منتہا کو بیڈ روم میں آرام سے سوتے دیکھ کر اس کے اندر کی وحشت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا، اور ایسے میں جی چاہتا وہ منتہا کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے، مگر وہ ہر بار خود کو روک لیتا۔ وہ خود بھی اپنے غیر انسانی سلوک سے بے چین و مضطرب رہنے لگا تھا۔ منتہا بیڈ روم سے منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو ہال کمرے میں روزانہ کی طرح موسیٰ کو بڑے صوفے پر سوتا دیکھ کر اس نے ایک سرد سی نگاہ ڈالی تھی۔ نہ جانے رات کو وہ کب لوٹا تھا، 1 بجے تک تو وہ جاگتی رہی تھی، اور تب تک وہ نہیں آیا تھا، اور اب وہ سر جھٹک کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ فجر کی نماز ادا کر کے کمرے سے نکلی تو بٹلر کچن میں موجود تھا۔ تم جاؤ، میں ناشتہ خود تیار کر لوں گی۔ اسے چلتا کر کے اس نے فریج سے سامان نکالنا شروع کر دیا۔ موسیٰ کی آنکھ کھلی تو پہلی نگاہ کچن کی طرف اٹھی۔ سب آنچل کو لہراتے دیکھ کر اس نے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ کسی نے اس کے اندر سے سوال اٹھایا۔ شاید ساری زندگی۔ اس نے تلخی سے دوبارہ آنکھیں کھول لیں۔ محمد خان
उसने लेटे लेटे ही सख्ती से पुकारा तो मुंतहा ने चौंक कर बाहर झांका। वो सोफे पर बैठा दिखाई दिया। जी सर, बटलर कहाँ है? उसने तहक्कम से पूछा तो मुंतहा ने एक गहरा सांस लिया। वही रोज़ की तकरार। वो मेरे साथ सेहन की सफाई कर रहा है। बेगम साहब ने ऑर्डर दिया था कि सारा सेहन आधे घंटे में साफ़ सुथरा हो। उसे भेजो। जिस काम के लिए वो यहाँ है वही सर अंजाम दे। आइंदा मैं ना देखूँ कि किचन के काम कोई और करे। भेजो उसे। गुस्से से कहता वो बेडरूम की तरफ चला गया। बेगम साहिबा, आप मुझे हर रोज़ झाड़ पिलवाती हैं। साहब को आपका काम करना अच्छा नहीं लगता। वो मुँह सूरता चला आया। मुंतहा ने बड़ी संजीदगी से उसे देखा। तो मोहम्मद खान और अपने साहब का नाश्ता ले जाओ और फिर खुद भी कर लेना, सब तैयार है। उसकी बात को नज़रअंदाज करते उसने खामोशी से अपना नाश्ता ट्रे में निकाल कर हॉल कमरे की राह ली। सोफे पर बैठ कर वो आराम से नाश्ता कर रही थी जब नुक्सक से तैयार मूसा कमरे से बरामद हुआ। उसे देखकर उसकी भवें तन गई। सोफे पर आलती मालती मारे वो बड़े आराम सुकून से नाश्ता कर रही थी। मूसा को देखकर मुंतहा के हाथ रुक गए। वही हमेशा वाला सर्द अंदाज। मैं शाम 6 बजे घर आऊँगा, तुम तब तक तैयार हो जाना। कुछ दोस्तों ने मिलकर एक पार्टी अरेंज की है, तभी तुम्हें साथ चलना है। अपने उसी बेलचक अंदाज में वो गोया था। मुंतहा ने हैरानगी से उसे देखा। जी चाहा साफ इनकार कर दे, मगर फिर चुप रही। वो घर की चारदीवारी में बंद रहकर अब उकताने लगी थी। उसका जी चाहने लगा था वो बाहर की खुली फिजा में सांस ले, हंसे मुस्कुराए, शादी से पहले वाली बेफिक्र बेपरवाह मुंतहा नूर बन जाए। मगर वो तैयार होकर अपने इसी सर्द अंदाज में चला गया तो वो क्रस कर रह गई। मूसा के घर से जाने के फ़ौरन बाद उसने बटलर और मोहम्मद खान के हमरा मिलकर सारे घर की तफसीली सफाई की थी। इधर से फारिग होकर वो बेडरूम में चली आई। उसके कपड़ों का सूटकेस उसी तरह पड़ा हुआ था। अलमारी में तो मूसा मुनीर की अपनी चीज़ों की कमी न थी। वो भला कहाँ अपना सामान रखती। सारे कपड़े एक के बाद एक निकाल कर देखती रही। एक स्याह रंग का खूब सूरत कढ़ाई वाला लिबास निकाल कर उसने बटलर को दिया कि वो प्रेस कर दे। मूसा मुनीर के साथ ज़िंदगी गुजारना एक मुश्किल तरीन काम था, मगर वो ज़िंदगी को धक्का लगाए हुए थी। मूसा से ना उससे पहले कोई अच्छी उम्मीद थी और तवक्कुआत थी और ना ही आइंदा थी। वो बस अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर ये सब बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, वरना मूसा मुनीर के लिए उसके दिल में अब सिवाय नफ़रत की और कोई जज्बा न था। और खाली खुली नफ़रत से भी आखिर कब तक गुजारा करती। अगर आपा ज़हरा, अम्मा ईशा और मुनीर चचा रोज़ाना कॉल्स कर करके उसे मूसा के साथ निबाह करने और समझाने की कोशिश न कर रहे होते तो वो मूसा के साथ एक दिन भी न रह पाती। अपनों से इस कदर दूर महज उन तसल्ली दलासों की वजह से ही अभी तक यहाँ रह रही थी, वरना यहाँ रहने के लिए अब कुछ भी न था। हर चीज़ तैयार किए वो शाम तक मुंतज़िर रही। वो सिर्फ तैयार नहीं हुई थी, क्या पता उस शख्स की नीयत बदल जाए। और जिल्लत अलहदा वो हॉल कमरे की खिड़की खोले बाहर देख रही थी जब मूसा लौट आया। वो देखकर भी अनजान बनी रही। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। वो उसे सारे घर में देख कर आया था और अब उसे सुबह वाले हुलिये में देखकर उसके तेवर बिगड़े। मुंतहा ने उसे एक नज़र देखा और खिड़की से हट गई। मूसा के लिए मुंतहा का ये अंदाज़ बड़ा तहवीना मेज़ था। वो मूसा के सामने अब नहीं बोलती थी। दोनों ही हम कलाम नहीं होते थे। मूसा तो कभी कभार मुखातिब कर ही जाया करता, जबकि वो ये भी नहीं करती थी। मूसा उसके पीछे ही कमरे में आया। मोहम्मद खान ने उसका लिबास प्रेस कर दिया था। तब लिबास बदल कर बाहर निकली तो मूसा को देख कर रुक गई। 5 मिनट में तैयार हो जाओ, हमें भी निकलना है। उसे कहकर वो अपना लिबास लिए बाथरूम में घुस गया। उसने कौन सा एहतमाम करना था। बाल बनाकर उसने कानों में सोने के टॉप्स पहने और होंठों पर हल्की सी नेचुरल सी लिपस्टिक लगा ली। वो बिस्तर पर बैठी सैंडल पहन रही थी। जब बालों में ब्रश फेरते मूसा ने उसे भी देखा। लंबे घने बाल उसके पहलू में सिमट आए थे, जिन्हें वो एक हाथ से संभाले दूसरे से सैंडल बंद कर रही थी। खूबसूरत लिबास और हल्की सी लिपस्टिक के बावजूद वो बड़ी सोगवार सी लगी। मूसा ने शायद पहली बार उसे गौर से देखा था। उसकी निगाह चंद पल के लिए उसके चेहरे पर जम सी गई। मुंतहा ने सर उठाया तो मूसा को खुद को देखते पाकर सटपटा सी गई। मूसा भी पलटकर ब्रश रखकर अपना वॉलेट और मोबाइल उठाने लगा। तैयार हो? वो उठ खड़ी हुई तो वो उसे अपने पीछे आने का इशारा करते बाहर निकल आया। मूसा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारी वाइफ बहुत प्यारी और बावकार है। उसके दोस्त मुर्तज़ा ने बरमला तारीफ़ की तो मुंतहा झीम गई। और खूबसूरत भी भला की है, किसी और ने भी लुकमा दिया था। बड़ी शर्मो है यावली, ऐसी औरत पर मर्द को फ़ख्र होता है। उसके सीनियर ने मूसा के कान में सरगोशी की थी। अब समझ आई तुमने दावत पर भाभी को लाने से क्यों इनकार कर दिया था। वाकई भाभी तो पहली नज़र में किसी को भी मुतासिर कर सकती हैं। जब भी तुम टाल रहे थे, किसी और ने भी बड़ी शरारती आवाज़ में कहा। ऐसे तबसरों और जुमलों से वो कदम कदम पर सराही गई थी। वो खासी पूरी एतमाद लड़की थी, मगर मूसा ने उसका सारा एतमाद नचोड़ लिया था। बड़े अरसे बाद उसे अपनी ज़ात का फ़ख्र दोबारा हासिल हुआ तो तबीयत कुछ हल्की फुल्की सी लगने लगी। ये पार्टी खासी कामयाब रही थी। रात के जब वो दोनों लौट रहे थे, मुंतहा थकन से बेहाल पिछली सीट की पुश्तगाह से कमर टकाकर आंखें मूंद गई। मोहम्मद खान ड्राइव कर रहा था, जबकि फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठा मूसा गाहे बैकव्यू मिरर से मुंतहा के नज़र आते चेहरे को देखता रहा। मुंतहा से इसे इतनी नफरत थी कि वो कभी भी उसके बारे में मस्बत राय नहीं रख सकता था, मगर आज की तकरीब में जिस तरह उसे हाथों हाथ लिया था, कदम कदम पर सराहा गया, मूसा भी चौंक गया। और पहली बार उसे मुंतहा के वजूद की सारी खूबसूरती बड़े खूबसूरत अंदाज में मुतासिर कर रही थी। उसके लंबे घने बाल
खूबसूरत मुतनासिब सराबा सरो कद और हीरे की लौंग से दमकती सतवा नाक जो उसके मगरूराना सरापा को और भी नुमाया कर देती थी। वो पहली बार बड़े गौर से उसके हदोहाल का न सिर्फ जायज़ा ले रहा था बल्कि उसका ये रूप स्वरूप बड़े गैर महसूस अंदाज में उसके दिल के तारों को बिछेड़ रहा था। मुंतहा से उसका सिर्फ एक ही रिश्ता था, नफरत का रिश्ता। वो किसी और तल्लुक़ को ना मानता था और ना ही कबूल करता था। महज मुंतहा की ज़िंदगी अजीरन करने, उसे सख्त से सख्त सज़ा देने को, वो उसके साथ हर बुरा रवैया रखने पर ख़ुद को हक बजानिब समझता था। तो फिर अब दिल के अंदर ये एक नया एहसास क्यों कर था। घर वापस आकर वो बेडरूम में चली आई। पहले दिन से वो इसी बेडरूम में थी। रात वो बेडरूम में होती थी तो मूसा हाल कमरे के सोफे पर। दोनों के दरमियान ये मामूल खुद ब खुद बन गया था। दुपट्टा बेड पर डालकर आईने के सामने खड़ी वो कौनों से टॉप्स उतार रही थी कि मूसा को कमरे में दाखिल होते देखकर सटपटा कर रह गई। वो जब से यहाँ आई थी मूसा को हाल कमरे में सोते देखकर समझी थी कि शायद उसके अंदर कुछ इंसानियत पैदा हो गई है, मगर अब उसे फिर रूम में देखकर उसका चेहरा तारीक हुआ। आगे बढ़कर दुपट्टा उठाकर दोबारा से कंधों पर फैला लिया। मूसा लिबास लेकर बाथरूम में चला गया। वो गुमसुम खड़ी थी। मूसा दोबारा कमरे में लौटा तो उसे गुमसुम खड़े देखकर चौंका। उसने भी मूसा को देखा और फिर निगाहें झुका ली। वो बाहर जाने की बजाय बिस्तर पर दराज हो गया। आज खड़े खड़े सोने का इरादा है क्या? उसे इसी तरह खड़े देखकर मूसा ने टोका। अंदाज सख्त था। वो खामोशी से लिबास बदल कर बिस्तर पर चली गई। मूसा कुछ इस लेटे खौफजदा नज़रों से देखते उसने आंखों पर बाजू रख लिया। दिन अपनी मखसूस रफ्तार से गुजर रहे थे। अगले माह रमज़ान शुरू हो जाना था। दरमियान में चंद दिन बाकी थे। उसे यहाँ आए भी एक महीना होने वाला था। इन दिनों का खुशगवार वाक़या ईशा और जहाज़ेब की आमद थी। वो हनीमून ट्रिप पर एबटाबाद आए हुए थे। चंद दिन उनके यहाँ भी ठहरना था। ईशा और भाई को देखकर मुंतहा खुश हो गई। जहाज़ेब और मूसा की आपस में शादी से पहले काफ़ी दोस्ती थी। जहाज़ेब के आने का मूसा पर अच्छा असर पड़ा। वो अब जल्द घर आने लगा था और जहाज़ेब और ईशा कहीं ना कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लेते तो दोनों को भी उनका साथ देना पड़ता। आज भी मगरिब के करीब वो लोग करीबी टीले पर आए हुए थे। मूसा करीबी दुकान से ईशा की फरमाइश पर कुछ खाने को लेने गया था। जहाज़ेब उनको एक तरफ बैठे देखकर नीचे की तरफ चला गया। मूसा भाई के रवैये में कुछ बेहतरी आई है। मुझे तो वो शादी के बाद वाले मूसा भाई से खासी बेहतर लग रहे हैं। इधर उधर की बातों के दौरान एकदम ईशा ने कहा तो वो चुप कर गई। पता नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में पहले उस शख्स के लिए कोई एहसास न था। रही सही कसर बाद में उसके रवैयों ने पूरी कर दी। अब तो कोई जगह बने दिल में नामुमकिन सी बात है। मुंतहा के अंदाज पर ईशा तरफ उठी थी। तुम्हें अब्बा जी ने फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताई तो थी। वो नताशा लोगों के इनकार और फिर अब्बा जी के रवैयों से बिगड़े हुए थे और सारा गुस्सा मोहल्ला तुम पर ही निकालना था उन्होंने। बहुत गलत किया चाचा जी ने। अपनी ज़ुबान की पासदारी का उन्हें इतना एहसास था तो मूसा की ज़ुबान का भी ख्याल करते। ये शख्स मेरे साथ जैसा भी सही मगर उस लड़की के साथ खुश तो रहता। एक इनकार से कम अज़ कम इतनी अजियत तो ना मैं सहती। उसने अपनी सारी नफ़रत मुझ पर निकाली। मेरा तो सिरे से कसूर था ही नहीं। वो अब तक समझता है कि नताशा लोगों के इनकार और ज़हराबाजी के ज़रिए चाचा जी को बरगलाने वाली मैं हूँ। खुदा की कसम, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी न था। मूसा से बस इख्तलाफात ज़रूर थे मगर उससे शादी करने या उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने का कभी गुमान तक नहीं लाई थी। अगर मेरे बस में होता तो कभी उससे शादी न करती। वो बात करते करते एकदम रो दी और ईशा की फरमाइश पर खाने पीने का सामान लेकर आता मूसा उल्टे कदमों वापस पलट गया। वो कई रातों से सो नहीं पाया था। वो सो तो तब से ही नहीं पाया था जब से मुंतहा नाम की अजियत उसके मुकद्दर में लिख दी गई थी और फिर उससे शादी और बात की अपने सलूक ने उसे खुद से ही इस कदर बरगिश्ता कर दिया कि वो मुसलसल कई माह तक दोबारा घर न जा सका था। और फिर गया भी तो वही नफरत फिर से उठ कर आई। मुंतहा पास थी तो वो उसके साथ बुरा सलूक करने से खुद को हर तरह से बाज रखता था मगर ईशा लोगों की आमद ने सूरत हाल बदल दी थी। मुंतहा और ईशा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर वो अपनी ही नज़रों से गिर गया। तो मुंतहा नूर इस सारे खेल में बेकसूर थी। वो जू जू सोचता तकलीफ बढ़ती जाती। मूसा ने गर्दन घुमाकर बिस्तर के दूसरे किनारे पर महवे ख्वाब वजूद को देखा। कई दिनों से मुंतहा का वजूद उसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर रहा था मगर अब तो हद हो गई थी। उसकी रातों की नींदें तक उड़ चुकी थी। उसे शादी के बाद मुंतहा से रखा जाने वाला अपना सलूक याद आया तो नजरें नदामत से झुक गई। वो इतना हकीर इंसान साबित हुआ था। उसे खुद से नफरत होने लगी। अगर मुंतहा कसूरवार थी भी तो उसे कोई हक नहीं था कि उसे इतनी बड़ी सज़ा सुनाता। और अब मुंतहा ने करवट बदली थी। मूसा ने गर्दन मोड़ कर देखा। उसका खूबसूरत सरापा निगाहों के सामने था। लंबे बालों की चोटी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मखरूती हाथ की उंगलियां। उसने आहिस्तगी से उसकी उंगलियों को छुआ। हाथ का गुदास मुंतहा के हाथ पर ठहरा तो उसने सरस से हाथ खींच लिया और लाइट बंद करके कमरे से निकल आया। रात का 1 बज रहा था मगर सुकून नदारत था। साथ वाला कमरा ईशा और जहाज़ेब के लिए सेट किया गया था। लाइट रोशन थी। करीब से गुजरते अंदर से आवाज़ें सुनकर वो रुक गया। ज़ेबी, आप मूसा भाई को समझाए ना प्लीज़। ईशा की आवाज़ पर वो चौंका। देखो, मैं इस तरह कैसे समझा सकता हूँ। मुंतहा का भाई हूँ, मूसा से लाख बेतकल्लुफ़ सही मगर एक भाई भी हूँ। अबा ज़हरा ने जिस तरह के हालात से आगाह करके हमें यहाँ भेजा है, ऐसे आलम में मूसा को छेड़ना नीरी हमाकत है। यहाँ आकर सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद मेरा तो दिल चाह रहा है मैं मुंतहा को सीधा साथ ले जाऊँ
नाहक चाचा जी ने मूसा के साथ साथ हमारी बहन को भी ख्वार करवा दिया। मैं तो साफ कहूँगा कि सारा कसूर तुम्हारे अब्बा जी का है। जब वो किसी और लड़की को पसंद करता था तो सीधे साधे तरीके से अब्बा जी से बात करके रिश्ता ख़त्म कर देते। अगर रिश्ता करना भी था तो मूसा को समझाने और मनाने के बहुत से तरीके थे, लेकिन हमारी फूलो जैसी बहन रोल दी है, वो शादी से इनकारी थी। मैं तो यही समझता रहा कि उसके मूसा से मुतल्लिक महज वक्ती ख्यालात हैं, शादी होगी तो हालात दुरुस्त हो जाएंगे। मगर शादी के बाद मूसा का 3 माह तक पलट कर खबर ना लेना, और वापस आया भी तो चाचा जी ने एक और ज्यादती कर डाली, ज़बरदस्ती मुंतहा को साथ रवाना कर दिया। इस तरह भला हालात सुधरते हैं? मुझे सारी सूरत हाल देख देख कर बहुत दुख हो रहा है। जहाँ ज़ेब की दुख से भरपूर आवाज़ सुनकर मूसा शर्ता रह गया, यानी हर कोई असल हालात से बेखबर था। उसने सख्ती से लब भींच कर वहाँ से कदम हटा लिए थे। वो 2-3 दिन मजीद रुके थे। तीसरे दिन वो लोग जाने को तैयार थे। मूसा से जहाँ ज़ेब ने मुंतहा को भी साथ ले जाने की बात की तो वो चौंक कर जहाँ ज़ेब को देखने लगा। क्यों? अगर जहाँ ज़ेब की गुफ्तगू ना सुनी होती तो वो फ़ौरन मुंतहा को भेजने पर शुक्र अदा करता, बल्कि खुश होता। मगर अब वही हमारी बहन है, वो जाना चाहती है कुछ दिन के लिए। वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला है। मूसा ने देखा जहाँ ज़ेब के तासुरात कुछ तंजिया लगे थे। अगर नुकसान मुंतहा को हुआ था तो इतना ही शदीद, बल्कि इससे ज़्यादा तकलीफ सूरत हाल उसने खुद भी बर्दाश्त की थी। ऐसे में जहाँ ज़ेब का रवैया नागवार गुजरा। ओके, ले जाओ, उसने नॉर्मल अंदाज में कह दिया था। तो जहाँ ज़ेब ने लब भींच कर ईशा को देखा जो नज़रें झुका गई थी। मुंतहा ने शुक्र का सांस लिया। कम अज़ कम चंद दिन के लिए वो इस कैद से, इस शख्स से दूर रहना चाहती थी। मुंतहा, तुम पैकिंग कर लो, शाम को हम लोग निकल चलेंगे। 1 माह बहुत होता है, तैयार हो जाओ। वो फ़ौरन सर हिलाती कमरे में चली गई थी। वो गांव आई तो दूसरे दिन ही रोज़े शुरू हो गए। वो हफ्ता अम्मा के हाँ रही, फिर चचा मनीर और चची उसे आकर अपने यहाँ ले आए। रात अफ्तारी के बाद साजिदा भाभी के साथ किचन समेट कर वो भाभी के साथ ही अपने कमरे में जाने के लिए निकली थी। सुबह से उसकी तबीयत अजीब मुजम्मिल सी हो रही थी। भाभी के साथ चलते उसे बड़े ज़ोर सा चक्कर आया। उसने फ़ौरन भाभी का बाजू थाम कर खुद को गिरने से रोका। क्या हुआ मुंतहा, ठीक तो हो? उसके वजूद को संभालते साजिदा भाभी एकदम परेशान हुई थी। कुछ नहीं, बस चक्कर सा आ गया था, मैं ठीक हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा, मगर चेहरे की जर्दी नज़रअंदाज की जाने वाली न थी। वो उसका हाथ थामे उसके कमरे में ले आई। चक्कर क्यों आया भाई? उन्होंने उसके साथ ही बिस्तर पर बैठते पूछा तो वो हंसी। हो सकता है कमज़ोरी हो गई हो, इतनी गर्मी में रोज़े आए हैं। मेरी क्या, हर एक की यही हालत हो रही है, कई दिन से ये हालत है। अम्मा की हाँ भी 1-2 दफ़ा चक्कर आकर गिरने वाली हो गई थी। भाभी ने बगौर उसे देखा। एबटाबाद कितने दिन रह कर आई हो? उन्होंने पूछा तो उसे मूसा याद आया। उसने लब भींच लिए और भी न जाने क्या कुछ याद आ गया था। 1 माह, सुबह अम्मा को ज़रूर बताना। मेरा ख्याल है डॉक्टर से चेक करवा लो, हो सकता है कोई खुशखबरी हो। उन्होंने अपनी तरफ से उसके साथ शरारत करना चाहिए, मगर मुंतहा तुम्हारे हैरत और परेशानी से घंग रह गई। भाभी की बात का मतलब वो साफ समझ गई थी। ऐसी कोई बात नहीं। निगाहें चुराकर उसने इनकार किया तो भी भाभी उसे मुस्कुराती निगाहों से देखती रही थी। फिर भाभी को तो अपने कमरे में चली गई, मगर उसके अंदर एक वहशत उतरती चली गई। जहाँ ज़ेब और ईशा उसे साथ तो ले आए थे, मगर उसे लग रहा था उसका सारा ध्यान वहीं एबटाबाद में ही रह गया था। मूसा से उसे नफरत से ही, मगर उसके दिल में मूसा से अलहदा होने का अभी तक ख्याल न आया था। वो सुबह जब चाचा और चाची के साथ लौट रही थी तो जहाँ ज़ेब ने रोक लिया था। अब्बा ने जो ज़बरदस्ती की और चाचा जी ने मूसा के साथ जो रवैया रखा, उसका नतीजा अब सामने है। मूसा के दिलो दिमाग में कोई और लड़की है। वो ज़बरदस्ती भी तुम्हें अपने घर में बसा ले तो भी क्या गारंटी है कि उसके दिलो दिमाग में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश भी पैदा हो जाए। मुंतहा, सारी ज़िंदगी की खुशियों का सवाल है। तुम्हारे पास एक रास्ता है, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब तो अम्मा और अब्बा को भी चाचा मनीर की गलती जानकर अपने रवैयों का एहसास हो गया है। हम सब तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। तुम जो भी फैसला करोगी हम तुम्हारा साथ देंगे, मगर ऐसा फैसला करना जिसमें सबकी बेहतरी हो। तुम अच्छी तरह सोच लो, अगर मूसा के साथ निभाह करना मुश्किल है तो अभी से ही इस तल्लुक़ को ख़त्म किया जा सकता है। और अब कमरे की तन्हाई में उन बातों को याद करते उसे भाभी की शेरखानी भी याद आ रही थी। वो उसे भाभी के शरारती समझती तो भी उसके दिल में खौफ सा पैदा हो गया। उसने सोचा कल घर जाएगी तो अम्मा से भी बात करेगी। भाभी साजिदा का शक दुरुस्त निकला था। दोनों घरों में उसके वजूद के अंदर पनपने वाली खुशखबरी सुनकर जहाँ खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं वो गुमसुम सी हो गई। हत्ता कि जहाँ ज़ेब और अम्मा अब्बा भी सुनकर मुतमिन हो गए थे कि शायद अब मूसा अपनी औलाद की वजह से ही उसके साथ ताल्लुकदारी का नए सिरे से जायज़ा ले ले। शायद अब कोई गुंजाइश निकल आए और हालात बेहतर हो जाए। दिन इसी रफ्तार से गुजर रहे थे। रोज़ों की वजह से हर कोई इबादत और सहरी अफ्तारी की मसरूफियात में उलझा हुआ था। अम्मा ने फ़ोन करके मूसा को इतला कर दी। उसका क्या रद्दअमल था कोई अंदाज़ा न हो सका। ना उधर से उसने कोई रब्ता किया, ना ही उसने फ़ोन करके इस खुशखबरी की तस्दीक चाही। मुंतहा जो कि इस खुशखबरी के बाद कुछ हद तक अपने जहन को नफ़रत के जज्बात से निकाल कर मस्बत सोच की तरफ गामजन होने वाली थी, मूसा के इस रवैये पर फिर अपनी जगह साकित से रह गई। दिन रात के इसी चक्कर में उलझते दिन रात करते आखिरी अशरा शुरू हुआ तो मुंतहा के दिल से हर उम्मीद ख़त्म हो गई। समझौता करने का हर एहसास बेहिस होने लगा।
وہ اماں کے ہاں افطاری کے بعد آئی تو بابی زہرا پوچھنے لگی موسیٰ نے کوئی فون کیا؟ اس نے انہیں ایک نظر دیکھ کر گردن نفی میں ہلا دی۔ انہیں اس پر بڑا رحم محسوس ہوا۔ شادی کے بعد لڑکی ذات کی ساری انعام مٹ کر فنا ہو جاتی ہے، اس کی ساری توجہ محبت کے حصار میں سمٹتے اپنے شوہر اور اس کے گھر تک منتقل ہو جاتی ہے، مگر موسیٰ کی بے حسی منتہا کے اندر کی نرم و نازک احساسات کی مالک لڑکی کو مسلسل مارے دے رہی تھی۔ ہر رات کا اختتام اس کی امید کا اختتام تھا، گویا پھر کس کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کرتی۔ فکر نہیں کرو منتہا، عید پر اس نے آنا ہی ہے نا، خوب لڑ جھگڑ کر دل کی بھڑاس نکالنا، اتنی پیاری بیوی سے وہ بھلا کب تک منہ موڑے بیٹھا رہے گا؟ انہوں نے ساتھ لگا کر اسے تسلی دینا چاہی تھی، مگر منتہا کو لگا اس کے زخموں پر نمک پاشی کی گئی ہے۔ وہ چند لمحے وہاں بیٹھی تھی، پھر ہر ایک کے منہ سے ایک ہی سوال سن کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ آخری عشرہ تھا، وہ خشوع و خضوع سے عبادت میں مصروف ہو کر دل کی وحشت و اضطراب کا حل ڈھونڈنے لگی، اور کسی حد تک مطمئن بھی تھی۔ 27ویں کے بعد تو ہر ایک عید کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا، دونوں طرف سے اسے عیدی ملی، سوٹ، کپڑے، زیورات، دیگر اشیاء سمیت ہر چیز تھی۔ سب کا خیال تھا کہ موسیٰ 2 دن پہلے آ جائے گا، مگر انتظار ہی رہا، حتیٰ کہ چاند رات آ پہنچی، عشاء رات تک ادھر ہی تھی۔ اس نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں پر بھر بھر کر خوبصورت انداز میں مہندی لگائی تھی۔ وہ لوگ پر امید تھے کہ رات گئے تک بھی موسیٰ آ جائے گا، مگر اسے کوئی امید نہ تھی۔ سب گھر والوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مہندی کچھ حد تک سوکھ گئی تھی، وہ لائٹ آف کیے لیٹ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھ سے ایک قطرہ پھسل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا تو اس نے لب بھینچ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ لیا۔ صبح کے وقت ایک تفریح سی مچی ہوئی تھی، ہر کوئی نہانے دھونے اور تیار ہونے میں مگن تھا۔ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر کچن میں چلی آئی۔ میٹھا تیار کر کے اس نے پلیٹوں میں ڈال کر بھابی کے چھوٹے کے ہاتھ محلے کے سب گھروں میں بھجوایا، اور پھر باقی سب کے کھانے کے لیے دسترخوان لگا کر وہ خود بھی فٹافٹ تیار ہونے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں بکھری چیزیں دیکھ کر حیران ہوئی۔ ڈریسنگ پر پرفیومز اور دوسری کاسمیٹکس کی چیزیں بے ترتیب تھیں۔ جبکہ وہ کمرے سے نکلی تھی تو ہر چیز سیٹ کر کے گئی تھی۔ سر جھٹکتے وہ واش روم میں چلی آئی تو دیکھ کر الجھی، صاف لگ رہا تھا کہ اس کو چند منٹ پہلے کسی نے خوب دل کھول کر استعمال کیا ہے۔ شاور سے ٹپکتے قطرے، شاید گھر کا کوئی فرد اس کے باتھ روم میں نہا کر گیا تھا۔ پھر وہ ابھی تیار ہو رہی تھی کہ عشاء کی چہکتی آواز آئی، منتہا آ جاؤ، اندر ہی ہوں، ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہو، سب عیدگاہ جا رہے ہیں، جلدی کرو، وقت کم ہے، مجھے جہاں زیب نے بھیجا تھا کہ تمہیں لے آؤں، یہ سب بعد میں آ جائیں گے، بس 1 منٹ۔ بالوں کو کینچے میں جکڑتے اس نے فٹافٹ چادر اوڑھی۔ زیور تو پہن لو، عشاء نے ٹوکا تو وہ سر جھٹک گئی۔ میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک استعمال کی تھی اس نے، رہنے دو، ٹائم نہیں ہے۔ بے دلی سے انکار کر کے وہ اس کے ساتھ اماں کو بتا کر نکل آئی۔ عید کی نماز کے بعد وہ جہاں زیب وغیرہ کے ہمراہ پہلے اپنے گھر گئی، اماں، بھابھی اور بچوں اور بھائیوں سے مل کر 1 گھنٹہ وہاں گزار کر وہ اپنے گھر آئی تو اماں کے کمرے میں سے سب کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا تھا سب وہی جمع تھے۔ وہ بھی ادھر چلی گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی، بڑا شور ہو رہا ہے؟ اس نے اندر داخل ہو کر مسکرا کر پوچھا تو سب نے ہی پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اماں ابا کے درمیان موسیٰ منیر کو بیٹھا دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ تو آ گیا یہ شخص؟ وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی تو وہ 1-2 پل اس نے بھی اسے دیکھا، پھر وہ سنبھل کر باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ عید مبارک اماں، وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ اماں سے مل کر، ابا سے پیار لے کر، نواز بھائی اور بھابھی کو مبارکباد دے کر وہ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بستر پر گمسم انداز میں بیٹھی تو آنکھوں میں نمی آتی چلی گئی اور پھر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے خوب روئی۔ منتہا، اس پکار پر اس نے تڑپ کر آنے والے کو دیکھا۔ کیسی شکایت تھی اس کی برستی آنکھوں میں، کیسا شکوہ مچل رہا تھا اس کے کانپتے ہونٹوں پر۔ موسیٰ کے اندر کا اضطراب مزید بڑھ گیا۔ کیسی ہو؟ اس کے ساتھ ہی بستر پر ٹکتے وہ بڑے نڈھال سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ منتہا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی پوری زندگی کو سزا بنا دینے کا دعویٰ کرنے والا اس وقت خود قابل رحم لگ رہا تھا۔ عجیب شکست خوردہ سا انداز تھا۔ زندہ ہوں؟ منتہا کے لبوں سے نکلتے لفظ موسیٰ کو لگا بار ندامت بھر گیا ہے۔ منتہا، میں بہت ہمت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں جو بھی سلوک تمہارے ساتھ روا رکھ چکا ہوں، اس پر کوئی بھی لفظ نہیں کہوں گا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود اپنی نظروں میں گر چکا ہوں۔ قصوروار ابا تھے یا جو بھی تھا، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں اپنی شکست کا تاوان تم سے حاصل کرتا۔ تمہارا مجرم ہوں، تمہارا سامنا کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں تھی۔ اب آیا بھی ہوں تو صرف اپنے جرم کا اقرار کرنے۔ دھیمے لب و لہجے میں انتہائی شکست خوردہ انداز میں وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے اپنے تمام غلط رویوں کو قبول کر رہا تھا۔ منتہا نے تمام آنسو صاف کر لیے، تاہم بولی کچھ بھی نہیں۔ میں نے کبھی تم سے نفرت نہ کی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ میری کبھی تم سے بنی نہیں۔ میں اب سوچتا ہوں تو ایسی کوئی خاص وجہ بھی نظر نہیں آئی تھی جو ہمارے درمیان اختلافات کی بنیاد بنتی۔ اس کے باوجود اماں ابا کے بار بار کہنے پر بھی میں نے تمہیں کبھی شریفی کے سفر کے طور پر قبول نہ کیا، نہ سوچا۔ نتاشا بہت اچھی لڑکی تھی، فاروق میرا دوست تھا، اس کی فیملی میری بہت عزت کرتی تھی، مگر ابا کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ ابا نے غلط انداز میں ان سے بات چیت کی اور ان لوگوں کے انکار کے بعد میرے انکار کے باوجود تمہارے لیے مجھے راضی کرنا۔ ایسے میں مجھے یہی لگتا تھا کہ اس سارے قصے کی ذمہ دار تم ہی ہو۔ میرے اپنے مفروضے اور غلط فہمیاں تھیں، مگر منتہا، تمہارے ساتھ برا سلوک روا رکھ کر میں بھی سکون سے نہیں رہا۔ ہر آن ہر لمحے اضطراب کی بھٹی میں جلا ہوں۔
اپنے ہی ضمیر کی عدالت نے مجھے کئی بار سزا سنائی۔ نتاشا والا باب تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا، مگر میری شکست تھی جو مجھے اتنا گھناؤنا روپ دے گئی تھی۔ منتہا خاموشی سے سامنے ڈریسنگ کے آئینے کی طرف دیکھے گئی۔ وہاں سر جھکائے بیٹھے موسیٰ کا عکس واضح تھا۔ موسیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ نظر پھیر گئی۔ میں کوئی وضاحت نہیں دے رہا، اپنے تمام گناہوں اور غلط رویوں کو قبول کرتے تمہارے سامنے ہوں۔ جب سے اماں نے فون کر کے وہ خوشخبری سنائی ہے، یقین مانو میں تو اپنی ہی نظروں میں گر گیا ہوں۔ تمہارا سامنا کرنے، تم سے بات کرنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ کئی بار کال ملائی اور پھر ڈراپ کر دی۔ اتنا برا سلوک کرنے کے بعد تم سے بھلا کیا کہتا بھی تو اب کیا لینے آئے ہیں؟ اس نے چٹکتے ہوئے پوچھا۔ اسے بڑا انتظار تھا کہ کبھی تو موسیٰ کو اپنے غلط رویوں کا احساس ہوگا، کبھی تو وہ اپنی غلطیوں کو قبول کرے گا، اور اب جب وہ یہ سب کر رہا تھا تو اسے ذرا بھی اچھا نہ لگا۔ موسیٰ نے منتہا کو دیکھا، روتی سرخ آنکھوں میں جھانکا تو وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ ہاتھوں کو مسلتے اس نے ایک بار پھر موسیٰ کو دیکھا۔ میں نے ہر لمحے انتظار کیا، ہمارے درمیان جو بھی ہوا اس نے مجھے تم سے نفرت کرنا سکھائی تھی، اور میں نے ہر آن ہر پل تم سے نفرت کی۔ مگر موسیٰ، تم سے، تمہارے سلوک سے، تمہارے غلط رویوں سے نفرت کرتے کرتے میں نے ایک مشرقی عورت کی طرح تم سے امیدیں وابستہ کر لیں، اپنے دل کو نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ عمر بھر کا عذاب جھیلنے کو آمادہ کرنے لگی۔ پچھلا 1 ماہ اور یہ سارا رمضان میں نے تم سے نفرت کرتے گزارا، مگر در حقیقت اس نفرت کے تعلق میں بھی ہر آن ہر لمحے تمہیں محسوس کیا، اور اسی محسوس کرنے نے مجھے ہرا دیا۔ اگر ہمارے درمیان یہ خوشخبری نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں اب تک کوئی انتہائی فیصلہ کر چکی ہوتی۔ وہ ایک دفعہ پھر رو دی تو موسیٰ نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور وہ مزید سسکی۔ آئی ایم سوری منتہا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر منتہا ایک دم بے اختیار اس کے کندھے پر پیشانی ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم بہت برے ہو موسیٰ، بہت برے۔ وہ سسکتی رہی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہیں اتنے دن گزرنے کے بعد اپنی اولاد کا بھی خیال نہ آیا؟ روتے روتے ایک دم سر اٹھا کر موسیٰ کو سوالیہ نظروں سے دیکھتا تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اتنا رلایا تم نے مجھے، بغیر کسی قصور کے مجھے سزا دی۔ کوئی یوں بھی کرتا ہے؟ وہ سب گلے شکوے بہا دینا چاہتی تھی۔ موسیٰ نے آہستگی سے اس کے گرد بازو لپیٹ کر اسے دل کھول کر رونے دیا۔ کب آئے تھے تم؟ خوب رو کر دل کی بھڑاس نکال کر سیدھی ہو کر اس کو دیکھا۔ رات گئے لوٹا تھا، تم کمرہ بند کیے سو گئی تھی، پھر میں تمہیں بے آرام کرنے کے خیال سے اماں کے پاس ہی لیٹ گیا۔ صبح تم مصروف تھی، کچھ ایک دم تمہارے سامنے آنے کی ہمت ہی نہ تھی، سو آرام سے تمہیں کام کرنے دیا، باقی سب کو بھی منع کر دیا کہ تمہیں نہ بتائے۔ وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو پھر میں امید رکھوں کہ تم مجھے معاف کر دو گی؟ منتہا کے رویوں نے اسے کافی حوصلہ دیا تھا، اس لیے کچھ مطمئن سا کہہ گیا۔ ایسے کیسے اتنی جلدی معاف کر دوں؟ میرے ساتھ جو اتنا برا سلوک کیا، مجھے ساری عمر سزا دینے کے دعوے کیے، وہ سب بھولنے والا ہے کیا؟ اسے مطمئن ہوتے دیکھ کر اس نے خفگی سے کہنا چاہا تو اس نے یکدم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب بھی معاف نہیں کرو گی کیا؟ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ منتہا کے ہونٹوں پر پہلی بار ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دونوں ہاتھوں کو جدا کرتے شرارت سے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ بڑی پیاری مہندی لگائی ہوئی ہے، بڑا گہرا رنگ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں منتہا کے ہاتھ لے کر وہ کہہ رہا تھا۔ سوٹ کے علاوہ صرف مہندی ہی تھی جو اس کا سنگھار ظاہر کر رہی تھی۔ ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی تو وہ تو کب کی اتر بھی چکی۔ منتہا، جو بھی ہوا اسے بھول کر ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ میرے دل میں بے شک تمہارے لیے کوئی بھی احساسات خاص نہیں رہے کبھی بھی، مگر اب میں کوشش کر رہا ہوں اپنی زندگی میں ہی نہیں، دل و دماغ میں بھی تمہیں جگہ دوں۔ نتاشا کا تو تصور اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب ان لوگوں کی طرف سے انکار ہوا۔ وجہ کچھ بھی صحیح، تم سے شادی کے بعد کسی اور وجود کا نام کو سوچا ہی نہیں، نفرت سے ہی صحیح مگر تمہیں ہی سوچا۔ تم وہ 1 ماہ جو میرے ساتھ ایبٹ آباد گزار کر آئی ہو تو تمہاری اس ہر آن اور لمحہ کی موجودگی نے تمہارے ہونے، تمہارے وجود کا احساس دیا۔ تمہاری بہت سی خوبیاں مجھ پر آشکار ہوئیں اور شکست کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ خوشخبری تو بس ایک آخری ضرب تھی میری خود ساختہ انا کو گرانے کے لیے۔ اب تمہارے سامنے ہوں تو دل و جان سے تمہارا بننے کا اقرار کرتا ہوں، کہو میرا یہ اقرار قبول کرو گی نا؟ وہ پوچھ رہا تھا اور منتہا نے اقرار کے طور پر اس کے فراغ اور کشادہ سینے پر سر رکھ کر گزشتہ ساری رنجشوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی کو خوش آمدید کہنے کا پہلا قدم اٹھا لیا۔ شکریہ، بہت بہت، تم واقعی بہت اچھی ہو۔ ہمارے تشکر کے اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ اس کے والہانہ پن سے اس کے گرد دونوں بازوؤں کا حصار باندھ کر ایک قیمتی متاع کی طرح اسے خود میں سمیٹ لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔